तो फिर वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ जॉब करके भी अचीव हुआ? अगर लड़की रेबल ना हो तो फिर उसको फिर दबना ही पड़ता है। देखिए, कहावत है भगत सिंह सबको चाहिए बट पड़ोसी के घर में, और ये बहुत कटु कहावत है बट ये सत्य है। लेडी ही लेडी की दुश्मन है। सबसे ज्यादा तो क्रूअल्टी की जाती है, जो टॉन्टिंग की जाती है, जो हैरेसमेंट किया जाता है, जो लड़के के या हस्बैंड के जो कान भरे जाते हैं वो सास के द्वारा भरे जाते हैं। क्या लग रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के साथ ये कुछ कम हुआ है पहले से या और बढ़ गया है? बहुत बढ़ गया, क्योंकि हमारे समाज के लिए एम्पावर्ड वुमेन नहीं जन्म रही है। प्रेग्नेंट लेडी को जमीन पे गिरा गिरा के मार रहे हैं। ये रियलिटी है मैटर्स की। क्रूअल्टी एक्चुअल में अभी भी हो रहा है। बेल्ट से मार रहे हैं, चाकू से काटने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हाथ काट रहे हैं। तो ऐसे कई सारे केसेस हमारे सामने आते हैं। ये कहाँ की बात है? ये हमारे दिल्ली शहर की बात है। दिल्ली की बात है। तो लोग उसको बोला कि तू सुसाइड कर, और तू सुसाइड करके ये लिख के जा कि तू अपनी मर्जी से मर रही है। जब लड़के को ये भी लग रहा है कि पेरेंट्स की गलती है, लेकिन फिर भी वो स्टैंड लेने को तैयार नहीं, बोला सुन खाली मुंह मत खोल। हाँ, सुन मुंह मत खोल। वी हैव सीन केसेस जहाँ पर अनड्रेस करके लेडी को मारा जा रहा है। वी हैव सीन केसेस जहाँ अनड्रेस करके लेडी को बाहर निकाल दिया जाता है, घर से बाहर निकाल दिया जाता है, पूरी फैमिली के द्वारा। पूरी फैमिली के द्वारा अनड्रेस वो अपनी बहू को यस अनड्रेस करके बाहर निकाल, हस्बैंड के अलावा पूरी फैमिली अनड्रेस करके देख बाहर निकाल देना। ऐसी महिला को मैं यही कहूंगी कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, सेल्फ डिफेंस करो। कई स्ट्रांग वुमेन होती है, बचपन में भी वो अवॉइड कर लेती है ऐसी सिचुएशन को। कोई स्ट्रांग नहीं होती है तो वो पीड़ित होती है इससे। जो सेक्सुअल हैरेसमेंट किया होता है वो उनके ब्लड रिलेटिव्स ने किया होता है। फुफेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, ये होते हैं। उस लेडी को ऐसा भाई के ट्रस्ट में लेता है, उसको बेडरूम में लेकर के जाता है, फिर उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। सगा फुफेरे भाई की मैं बात कर रही हूँ, ब्लड रिलेटिव। माय गॉड। चीखती थी, नोज आती थी, चीखती थी, मगर वो हाथ मुंह के ऊपर दब गई चीख, किसी ने नहीं सुनी। जब किसी महिला का रेप हो जाता है ना, या फिर वो मर जाती है, तो सोसाइटी कैंडल मार्च लेकर के निकलती है। बट वही महिला जब अपनी आवाज़ उठा रही होती है ना, लोगों से हेल्प मांग रही होती है, गुहार लगा रही होती है, वही यही सोसाइटी उसे धुतकारती है। 140 करोड़ में 140 करोड़ वैरायटी के लोग हैं। बिल्कुल, सब अलग अलग, एक से बढ़कर बिल्कुल सोच नहीं सकते। तो आज के टाइम में महिला केस दायर कर रही है तो क्या गलत कर रही है? सही कर रही है। उसको करना चाहिए, उसको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और अपना अधिकार लेना चाहिए, चाहे वो उसकी पैतृक संपत्ति भी हो या उसके ससुराल में, उसके हस्बैंड की हर चीज पे उसका होल्डर, उसको लेना चाहिए। ऑब्स्सिनिटी की बात करें तो फोटोज इंटरनेट पे वायरल करने की बात करते हैं, पोस्ट करने की बात करते हैं, बॉयफ्रेंड धमकी देता है। तो कभी भी अगर रिलेशनशिप में अगर कोई भी लड़की है और लड़का अगर उसके साथ न्यूड फोटोग्राफ्स देने को बोल रहा है, कभी नहीं उसके साथ क्लिक करे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लड़कों को क्या मैसेज देना चाहती जो ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं और रखते हैं अपने फोन पे? उनको तो मैं यही कहना चाहूंगी, सुधर जाओ। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे पॉडकास्ट द राहुल रंजन शो में। हमारा ये आज का एपिसोड वुमेन्स डे स्पेशल रहने वाला है और हमारी आज की गेस्ट एक बहुत ही सक्सेसफुल सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं। वो हैं एडवोकेट श्रद्धा सक्सेना जी। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वुमेन्स राइट्स के बारे में। वुमेन्स डे स्पेशल है तो वुमेन की बात होगी, जाहिर सी बात है। और इसमें हम बात करने वाले वुमेन राइट्स के ऊपर, वुमेन के ऊपर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट्स होते हैं आज वुमेन को, जो डोमेस्टिक वायलेंस और डिवोर्स केसेस हम देखने को मिल रहे हैं, और कौन कौन सी आज के साइबर की दुनिया में साइबर क्राइम्स काफ़ी हो रहे हैं वुमेन के ऊपर। तो इस प्रकार के कई ऐसे सोशल टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन और डायलॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इस डिस्कशन को वुमेन फ्रेंडली रखने वाले हैं, जिसमें कई वुमेन जो इस प्रकार के इश्यूज़ को झेल रहे हैं, स्पेशली वुमेन जो वर्किंग वुमेन है, उनके वर्क प्लेस पे उनको अनकम्फर्ट, डिसकम्फर्ट मिलता है, वो काम पे उनके साथ हैरेसमेंट वहाँ पे भी होता है। तो उसके ऊपर भी कई लीगल तरीके से हमने बात की है, और श्रद्धा जी आप लोगों को गाइड करने वाली है कि इसमें आपके क्या राइट्स हैं और किस प्रकार से आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और किस तरीके से आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन से रेमेडीज़ हैं या कौन से प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए, जो आपकी लाइफ को बेटर बना सकता है। और हमारा एक ही गोल है और विज़न है कि वुमेन इक्वालिटी को हम सपोर्ट करते हैं, वुमेन एम्पावर्ड हो, हमारा सोसाइटी तभी आगे बढ़ पाएगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं।
थैंक यू श्रद्धा जी हमारे इस so पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आपको सामने देखकर। कई सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं बिल्कुल। और आप भी अपने करियर की शुरुआत कर रही थी और मैं भी अपने बिजनेस के स्ट्रगलिंग डेज में था व्हेन वी गॉट कनेक्टेड। एब्सोल्युटली। और हालांकि कई साल बात नहीं भी होती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो कम्युनिकेशन गैप हमारे कनेक्शन को किसी भी तरीके से वीक करता हो। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपकी ग्रोथ को देखकर। बहुत अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर में आप केसेस हैंडल कर रही है, आपने बताया, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। एक्चुअली म्यूचुअल है, क्योंकि हमने साथ में ग्रो करना शुरू किया था और आप जहाँ तक पहुँचे हैं, मैंने भी जितना प्रयास किया है, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम दोनों एक दूसरे की ग्रोथ सुन के ज्यादा खुश हो रहे हैं रेदर देन अपनी ग्रोथ बताने से। तो ये एक पॉजिटिव पार्ट है कि हम दोनों एक दूसरे को कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दैट्स राइट सो ट्रू। हाँ, और अच्छा भी लगता है, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे जितने कनेक्शंस अपने फील्ड में अगर सक्सेसफुल होते हैं तो हमें अंदर से एक स्ट्रेंथ फील होती है कि चलो हमारे पास हमारे कनेक्शंस इतने स्ट्रांग हैं, इतने सक्सेसफुल हैं अपने अपने फील्ड में, तो अच्छा ही लगता है देखकर। और आपको मैं देखता रहता हूँ मीडिया में, न्यूज़पेपर के आपके प्रिंट्स में आप आती रहती हैं, अपने व्यूज़ रखती रहती हैं। और सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि देखिए वकील कई है मार्केट में, इंडस्ट्री में, एडवोकेट, लॉयर्स, लेकिन कई एडवोकेट्स पॉपुलर हैं क्रिमिनल्स को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं। कई एडवोकेट्स पॉपुलर है गलत साइड को सपोर्ट करने में, लेकिन जहां तक मैंने देखा आपके ज्यादातर केसेस वहां आप राइट साइड को सपोर्ट करती है ज्यादातर। जी। ऐसा क्यों? पैसा नहीं कमाना आपको? पैसा हर तरीके से मिलता है आपको। अगर आप अक्यूज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसको भी गलत फंसाया जाता है, झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है, उसके लिए क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, इसे क्रिमिनल बनाने की कोशिश की जाती है। तो मेरा ये हमेशा फोकस रहता है कि कभी निर्दोष को सजा ना हो। और पैसा तो जितना ऊपर वाले ने किस्मत में लिखा है उतना मिलेगा। फोकस ये रहता है कि जिस फील्ड में आई हूँ तो जस्टिस लोगों को डिलीवर कर पाऊँ, लोगों का एक न्याय पे भरोसा बना रहे कि ये जुडिशियल सिस्टम है और ये सिर्फ न्याय के लिए है। तो मेरा हमेशा एक गोल, एक फोकस, एक न्याय की तरफ रहता है। किसी के साथ कभी गलत ना हो। बहुत बढ़िया सोच है। चलिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है और वुमेन्स डे स्पेशल है, तो हमारे सामने सीट पे भी एक वुमेन ही बैठी है। तो पहले आपके बारे में जानते हैं कि कैसे आपका इंटरेस्ट बना लॉ करने का, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? देखिए, लॉ मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे आर्मी ज्वाइन करना था। अच्छा। बट ड्यूरिंग द तैयारी मुझे स्पाइन इंजरी हो जाती है। हो। तो आर्मी के लिए आपको एकदम फिजिकली फिट होना होता है। करेक्ट। तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है। तो मैंने कहा वकालत ही करते हैं। बेसिकली मैं एक एक्सीडेंटल लॉयर हूँ। ओके, एक्सीडेंटल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको जहाँ जाना था वहाँ नहीं गई मैं। तो फिर आपने लॉ को क्यों चुना? लॉ को मैंने इसलिए चुना क्योंकि लॉ के फील्ड में मैं बहुत लंबे टाइम से काम कर रही थी। इवन जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब मैं ऐसी वुमेन के लिए काम करती थी जो रेप विक्टिम है, जिनके साथ बच्चियों के साथ गलत हुआ है, जो छोटी छोटी 16 साल की लड़कियाँ हैं, 15 साल की लड़कियाँ हैं, जिनका रेप कर दिया गया है। तो मैं उनके लिए फाइट करती थी, उनके लिए फाइनेंशियली लड़ती थी, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ाई करती थी, उनके लिए लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करती थी। इवन विदाउट बीइंग अ लॉयर मींस तब मैंने लॉ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था। आई वाज परस्यूइंग ग्रेजुएशन दैट टाइम। तो तब से ये सब करना मैंने स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं वो एक्टिविज्म तो खून में था। तो जब ये सब चलता गया, कारवा लॉ जब ज्वाइन किया तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली इंडिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट करने की। क्या बात है, कहाँ बताइए? मैंने वर्ल्ड यूथ समिट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, साउथ एशियन ह्यूमन राइट्स समिट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो वहाँ पर भी मैंने महिलाओं को ही मुद्दा उठाया। मैंने इवन UN प्लेटफॉर्म्स पे भी महिलाओं का ही मुद्दा उठाया। क्या बात है। क्योंकि महिलाओं की आवाज़ को ऐसा मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था। चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो एक घर में रहने वाली महिला हो, चाहे वो एक पढ़ने वाली महिला हो, चाहे वो ऐसी बच्ची हो जो अपने घर में रह रही हो। हम बातें करते हैं कि अगर वुमेन इंडिपेंडेंट हो जाए, वर्किंग हो जाए, तो वो एम्पावर्ड हो जाती है, वो उनको स्ट्रेंथ मिल जाती है। कई ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पे लड़की इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, कमा रही है, करियर बिल्ड है, उसके बाद भी जब बात शादी की आती है तो कॉम्प्रोमाइजेस सारे लड़कियों को करने होते हैं। जॉब छोड़ दो, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो फिर वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ जॉब करके भी अचीव हुआ? अगर लड़की रेबल ना हो तो फिर उसको फिर दबना ही पड़ता है। देखिए, कहावत है भगत सिंह सबको चाहिए बट पड़ोसी के घर में, और ये बहुत कटु कहावत है बट ये सत्य है ना? हाँ, कि हर कोई इंसान एक एम्पावर्ड महिला चाहता है, बट वो अपने घर में कभी नहीं चाहता। वो कभी नहीं चाहता। आज्ञाकारी महिला चाहते हो अपने घर में?
वो दबी कुचली महिला चाहता है, जिस महिला को वो जिस तरीके से, चाहे वो ससुराल पक्ष हो मेजरली या फिर उसका घर भी हो कभी कभार, कि जैसा फादर कह रहे हैं या जैसा ससुर कह रहे हैं, सास ससुर कह रहे हैं, वैसे ही महिला करे, वैसे ही महिला चले, वैसे ही अपना करियर को आगे फर्निश करे। अगर मैं एक ऐसी महिला की बात करूं जो एक घर में रह रही है और वो एम्पावर्ड एक बहुत हैंडसम पैकेज पे है, फिर भी घर में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, आई एम नॉट सेइंग कि 100% ऐसा, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं सुबह ऑफिस जाने से पहले नाश्ता बना के जाए, सबको करा के जाए, खाना बना के जाए, वापस आए तो खाना बनाए। जबकि वो कमा रही हो, मेड हायर करके उससे वो काम करा सकती है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये अपनी ड्यूटी करे क्योंकि वो घर की महिला है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के माइंडसेट में है। और वहीं अगर लड़के का पैकेज कम है और लड़की का पैकेज ज़्यादा है, आई हैव सीन डिस्क्रिमिनेशन इन दैट केस एज वेल, कि अगर लड़की का करियर लड़के से करियर से थोड़ा ऊपर है तो भी पूरे घर में प्रॉब्लम है। उसको हीन भावना फील हो रही है लड़के को, और वो सोच रहा है कि इसमें हर बात में वो ऐसा ब्लेम करना चाहेगा कि तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है क्योंकि तुम ज्यादा कमा रही हो। बिल्कुल, और जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आई हैव सीन लेडीज जो उनके लिए बहुत टफ होता है, बट वो अपने घर को तोड़ना नहीं चाहती, तो सुबह उठ के वो नाश्ता भी बना रही हैं, खाना बना रही हैं, फिर ऑफिस जा रही हैं, हस्बैंड का भी टिफिन पैक कर रही है, खुद का भी टिफिन पैक कर रही है, बच्चे हैं तो बच्चों का भी टिफिन पैक कर रही है, फिर वो जा रही हैं ऑफिस, वापस आ रही हैं, फिर खाना बना रही हैं, पूरे घर को लुक आफ्टर कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये मेल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके हस्बैंड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर में बाकी लोग हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर लेडी थकी हुई आई है वो भी उतना ही काम करके आई है ना। That's right. अगर आप हस्बैंड हो, आप भी उतना ही काम करके, तो आप म्यूचुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करो ना। क्यों आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लेडी पर ही डाल दी है? और मुझे लगता है कि वुमेन को नेचर ने जिस तरीके से बनाया है, उनकी बॉडी की जो संरचना की है, अब वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं पाती है जितने मेन के पास है। तो मुझे लगता है कि अगर इक्वल भी काम कर रहे हैं या ऑफिशियल मेंटल वर्क भी है, बैठने का भी, तब भी वुमेन ज्यादा थकती है, लेकिन वो शो नहीं करती है। इंसान अपना स्ट्रेस दिखाता, हाँ ऑफिस आया हूँ, मैं थक गया हूँ, चाय लाओ, पानी लाओ, या इतने देर से आया हूँ अभी तक पानी भी नहीं पूछा। लेकिन लड़की ऐसे नहीं बोल सकती आने के बाद कि हाँ भाई, अगर इक्वालिटी की बात हो रही तो ये होनी चाहिए कि घर में सब केयर करे। तो ये सोच ऐसी क्यों है? मतलब आजकल ये भी देखा जाता है कि जो प्रिविलेज एक औरत, मुझे तो लगता है औरत, आई डोंट नो, मुझे ये इस प्लेटफॉर्म बोलना चाहिए कि कई लोग बोलते हैं कि और एक औरत की दुश्मन सबसे बड़ी औरत ही है। रियलिटी है क्योंकि सास एक औरत होती है जो प्रिविलेजेस, जो छूट, जो फैसिलिटीज वो अपनी बेटी के लिए करना चाहती, देना चाहती, वो बहू के लिए नहीं करती है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी क्योंकि हम मैट्रिमोनियल मैटर्स काफ़ी करते हैं। तो हाँ। एक मैटर में एक सास कहती है अपनी बहू से कि अगर तुम कार अपने घर से दहेज में लेकर के आती थी तो मुझे मेरी लड़की के लिए कार नहीं खरीदनी पड़ती। वाह, दिस वाज द रीजन। और कि तुम लेकर आओ, वो मेरी बेटी को दो। हाँ, कि हमें फिर कार नहीं खरीदनी पड़ती क्योंकि यही कार हम आगे पास ऑन कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो दुश्मन है वो लेडी ही लेडी की दुश्मन है। सबसे ज़्यादा तो क्रूअल्टी की जाती है, जो टॉन्टिंग की जाती है, जो हैरेसमेंट किया जाता है, जो लड़के के या हस्बैंड के जो कान भरे जाते हैं वो सास के द्वारा भरे जाते हैं। और हमेशा एक हस्बैंड वाइफ में जो गैप बनाया जाता है वो सास के थ्रू बनाया जाता है। ससुर का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। हाँ, होता है हाँ, बट मेजॉरिटी और मैं माइनॉरिटी की बात करूँ तो मेजॉरिटी में लेडी ही लेडी की दुश्मन है। सबसे ज्यादा क्रूअल्टी सास के, अगर आप जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स उठा के देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि सास ने ये कर दिया, सास ने वो कर दिया, मतलब सास ही आपको मेजॉरिटी ऑफ द प्लेस पे दिखेगी। तो लेडी की दुश्मन ही लेडी है। यू वोंट बिलीव, ऐसे एलिगेशंस आते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कि घी चुरा लिया, घी चुरा के कमरे में रख लेती है, अचार चुरा के खा लेती है, ऐसे फिल्दी एलिगेशंस लगाए जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि लड़की की फैमिली को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है क्योंकि हम लड़के वाले हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग। ऐसा भी होता है कि जब लड़की जब ब्याह करके लड़के के घर में जाती है तो उससे पहले लड़के के घर में सारी हाउस हेल्प्स होती है, बट जैसे बहू आई है ब्याह करके सारी हाउस हेल्प हटा दी जाती है। सारा काम आप कीजिए क्योंकि फुल टाइम मेड आ गई है। क्योंकि फुल टाइम मेड आ गई है, तो आप उसको बहू बना के लेकर के आ रहे हो या फिर आप मेड बना के लेकर के आ रहे हो। करेक्ट। पर्सनल लाइफ में इंटरवीन करना। और सबसे ज्यादा बहू का क्या मूवमेंट है, अगर बहू वर्किंग है तो उसके अगर दिनचर्या पे कोई सबसे ज्यादा नजर रखेगी तो वो सास होगी। कितने बजे आ रही है, कितने बजे जा रही है। क्या वो कभी अपने बेटे से पूछती है कि तुम 8 बजे ऑफिस तुम्हारा खत्म हो जाता है तो तुम 12 बजे कैसे आए हो? ऑफिस तो आधे घंटे की डिस्टेंस पे ना। बट बहू का अगर 5 मिनट भी ज्यादा हो गया तो घर में तो वो मुद्दा छिड़ेगा ही छिड़ेगा, पूरी रिश्तेदारी में भी छिड़ेगा।
ओके। तो कहीं ना कहीं औरत की दुश्मन औरत ही है। अभी आपके पास तो बहुत सारे डाइवोर्स केसेस भी आ रहे हैं, जी, है ना, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आ रहे हैं। जी, क्या लग रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के साथ ये कुछ कम हुआ है पहले से या और बढ़ गया है? बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हमारे समाज के लिए एम्पावर्ड वुमेन नहीं हजम हो रही है। कहीं ना कहीं मैं फिर वही रिपीट करूंगी, भगत से सबको चाहिए बट दूसरे के घर में, क्योंकि जैसे उनके घर की लेडी जब एम्पावर्ड होती है ना तो उनको वो हजम नहीं हो रही है। आप ये सोचिए कि आज के टाइम में आप इमेजिन कर सकते हैं कोई लात घूसों से अपनी बहू को मार रहा होगा या फिर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा होगा। वी हैव सीन वीडियोज, वी हैव वीडियोज कि मतलब प्रॉपर उसकी टमी पे लाते मार रहे हैं, लेडी इज प्रेग्नेंट उसको मार रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडी को जमीन पे गिरा गिरा के मार रहे हैं। ये रियलिटी है मैटर्स की। क्रुअल्टी एक्चुअल में अभी भी हो रहा है, हंटर से मार रहे हैं, बेल्ट से मार रहे हैं, चाकू से काटने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हाथ काट रहे हैं। तो ऐसे कई सारे केसेस हमारे सामने आते हैं, फॉर्जरी की जा रही है। देखते थे ये रियलिटी आज के टाइम में भी है। अब कई लोगों का ऐसा भी मानना था कि ये गांव देहात में अनपढ़ लोग करते हैं, क्या ये शहरों में भी पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं? वेल एजुकेटेड लोग कर रहे हैं, well educated I'm talking about, those who are IITians sometimes, class 1 officers I'm talking about। क्या आपके पास कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पे इसलिए बहू को टॉर्चर किया जा रहा है क्योंकि बेटी है, उसके पास बेटा नहीं हो रहा है? बिल्कुल होता है। कई बार सेकंड मैरिजेस में ऐसा होता है कि जैसे कोई डाइवोर्सी लड़की है और उसने अगर सेकंड मैरिज कर लिया तो उसका अबॉर्शन इसीलिए कराया जाता है क्योंकि उनको ये हाइपोथिकेशन होती है कि शायद बेटी हो सकती है, तो उसका बच्चा अबॉर्ट करवा दिया क्योंकि बैन है इस पे, आप लिंग का अपना जांच नहीं करा सकते। तो उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है फर्स्ट चाइल्ड बेटी होगी। ऐसा ये कौन सा साइंस है? ये उनका अपना साइंस है, मरवा देते हैं कि पहला वाला मरवा दो, सेकंड वाला रखते हैं, वो लड़का होगा। हाँ, ऐसे भी ग्राउंड्स आते हैं हमारे पास में। बच्चों का कई बार लोग इसलिए बच्चे पे बच्चा जनवाते रहते हैं कि लड़का तो कभी ना कभी तो आएगा। अभी तो हमारे पास एक मैटर आया था, उस मैटर में तो ये कहा गया कि तब तक बच्चा पैदा करो जब तक बेटा ना हो जाए। ऐसा भी केस है जहाँ पे 4 बच्चियां हुई है फिर 5वां बेटा हुआ, हाँ? या 5 बेटियों के बाद बेटा हुआ। हाँ, तो जैसे 2 बच्चे ऑलरेडी थे उस लेडी के, उसने बोला मुझे आगे बच्चा नहीं करना है, तो उसको इसलिए फर्स्ट मैरिज था तो इसलिए और मारा पीटा जाता था क्योंकि उसका बेटा नहीं हो रहा था। तो हस्बैंड ने क्लियर कट बोल दिया था कि मेरी माँ जैसा कहेगी वैसा ही होगा। माँ ने कहा बच्चा तब तक पैदा करोगी जब तक बेटा नहीं हो जाता। तो आप उस लेडी की हेल्थ के बारे में सोचिए, उस लेडी की मेंटल कंडीशन के बारे में सोचिए आप। मतलब वो इतना ट्रॉमेटिक सिचुएशन से निकल रही होती है क्योंकि उसके पास तो कोई नहीं है। समटाइम्स उनसे फ़ोन छीन लिया जाता है, उनको कमरे में बंद कर दिया जाता है, उनको खाना नहीं दिया जाता है। उनको सुनने में थोड़ा फिल्मी लगेगा बट देयर आर केसेस जिसमें लेडी को 1 रोटी और बिना छिला प्याज दिया जाता है खाने के लिए। ये कहाँ की बात है? ये हमारे दिल्ली शहर की बात है। दिल्ली की बात है। पढ़े लिखे फैमिली में या वेल एजुकेटेड प्याज खिला रहे हैं वो? यस। कमाल है, ये पनिशमेंट है। मतलब तिहाड़ जेल में भी इससे बढ़िया खाना देते होंगे। तो लोग उसको बोला कि तू सुसाइड कर और तू सुसाइड करके ये लिख के जा कि तू अपनी मर्जी से मर रही है। इतना प्रेशर किस हद तक इंसान गिरेगा? बहुत गिर चुका है इंसान। जब आप कोर्ट्स में आकर के आप असलियत देखते हैं ना तो आपको लगता है कि क्या लोग इसी दिन के लिए शादी कर रहे हैं। माय गॉड। तो शादी बहुत लकी वो लड़की होगी जिसको फैमिली सपोर्टिव मिले ना। मतलब बहुत लक के साथ वो जन्म लेगी कि भाई उसको राइट फैमिली मिले। ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं अपने आसपास में जहाँ पे लोग लंबे समय तक उनका लव रिलेशनशिप रहता है और उस लंबे रिलेशनशिप तक में सब सही चल रहा है। शादी करते हैं 1-2 साल में उनके बीच में खटपट शुरू हो जाती है। वो आपस में फिर मतलब साथ में नहीं रह रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, डाइवोर्स की बातें चल रही है। इसके पीछे क्या आपको ऐसे केसेस मिले हैं जहाँ लव मैरिज के बाद डाइवोर्स हाँ जी के केसेस आ रहे हैं? बिल्कुल आते हैं। लव मैरिजेस के साथ डाइवोर्स फिर वहाँ पर आता है जहाँ पर कंपैटिबिलिटी खत्म हो जाती है। कंपैटिबिलिटी इसलिए खत्म होती है क्योंकि दोनों फैमिलीज का इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है लव मैरिजेस में भी। मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कपल नहीं है, उनके फैमिलीज ऐसा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं लव मैरिजेस में भी ऐसा होता है क्योंकि शादी के बाद ना गेम चेंज हो जाता है। शादी से पहले वो लव मैरिज और अरेंज मैरिज होती है, शादी के बाद वो मैरिज होती है। ओके। तो मैरिज के एक अपने चैलेंजेस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि जो लड़का है वो स्टैंड नहीं ले पा रहा है, इस वजह से भी मैरिजेस डाइल्यूट होती है। अरेंज मैरिज या लव मैरिज कुछ भी हो, हाँ कुछ भी, लड़का स्टैंड नहीं ले रहा हाँ अपनी वाइफ का, उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे पेरेंट्स ये ना सोचे कि ये बीवी का हो गया है, जुल्म का गुलाम हो गया है,
तो वो दिखाना चाहता है कि नहीं मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ, मैं मर्द हूँ। बिल्कुल। अब आप उस लड़की के बारे में सोचिए, जो लड़की अपना सब कुछ छोड़ करके आपके पास आई, उसके पास तो आप हो ना खाली, उसके पास तो और कोई नहीं है। करेक्ट। तो वो अगर सास अगर उसके साथ क्रुअल्टी कर रही है या कुछ भी गलत बोल रही है, तो वो तो आपको ही बोलेगी ना आकर के एज अ हस्बैंड। और जब वो एज अ हस्बैंड देखती है कि आप कॉल ही नहीं ले रहे हैं उसके लिए, क्योंकि आप बोलते हैं मैं मेरे पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं बोल सकता, मैं मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं बोल सकता, मेरे पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो ठीक है, तो कब तक वो बर्दाश्त करेगी? जब लड़के को ये भी लग रहा है कि पेरेंट्स की गलती है, लेकिन फिर भी वो स्टैंड लेने को तैयार नहीं, बोला सुन खाली मुंह मत खोल। हाँ, सुन मुंह मत खोल। और कई बार ऐसा होता है मैनेज कर। हाँ, जब हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, क्योंकि वहां पर माँ बहू के साथ तो जो कर रही है सो कर रही है, बट लड़के भी तो कान भर रही है ना। तो जब लड़के के जो कान भर रही है, लड़का तो उसी बात को एडमिट करता हुआ जा रहा है, क्योंकि वो मम्मी की बात को सच मान रहा है, वो वाइफ का क्लैरिफिकेशन लेने को रेडी नहीं है। तो अगेन इट्स अ मैरिज एट द एंड ऑफ द डे। लव मैरिज और अरेंज मैरिज का तो कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है। तो वहां पर लड़के को जब स्टैंड लेने की बारी आती है ना, स्टैंड लेना चाहिए लड़कों के लिए। अगर एक लड़की शादी होकर के अगर आपके घर में आ रही है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उसके लिए एक स्टैंड लेना पड़ेगा। और आप बैलेंस क्यों नहीं बना के चलते हो माँ के बीच में और बीवी के बीच में? क्यों आपको किसी एक के साइड ही रहना है? जो अगर आपको लग रहा है कि मम्मी अगर कहीं वो कह रही है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी ठीक हो सकती है, बट शायद जो घर की बहू है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं हो सकती, और आपको भी लग रहा है कहीं ना कहीं जो आपकी वाइफ है वो ठीक बोल रही हो, तो आप क्यों नहीं उन्हें समझा रहे हो? तो आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, बट रिस्पेक्ट के साथ उस लेडी का भी ध्यान रखो जो उस घर में ब्याह के आई है, क्योंकि आपके अलावा उसका कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आई अग्री। ये जो केसेस हैं, जो डाइवोर्स के केसेस आप बता रहे हैं, उसमें सबसे रिडिक्यूलस क्या आपको मैटर आज तक लगा है? मेरे लिए एक जो सबसे रिडिकुलस मैटर, कई सारे हो जाते हैं जहाँ पर लड़की बहुत सीधी होती है, वो हमारे लिए एक चैलेंज होता है मैटर कंटेस्ट करना, क्योंकि मार पिटाई हर केस में होती है। मतलब आते हैं हमारे पास एविडेंसेस कि आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरी बॉडी नीली है, पूरा फेस सूजा हुआ है, आंखें दिख ही नहीं रही हैं, एडमिट है लड़की हॉस्पिटल में। तो हमारे पास ऐसा हार्डली कोई केस आता है जिसमें क्रुअल्टी नहीं हुई हो, मेंटल क्रुअल्टी हो खाली, अदरवाइज फिजिकल और मेंटल क्रुअल्टी दोनों होती ही होती है। कई बार तो ऐसे मैटर्स आते हैं कि जो सास है वो बहू और बेटे को साथ में ही नहीं रहने दे रही है, उनको क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करने दे रही है, साथ में कहीं बाहर नहीं जाने दे रही है। एवरी टाइम सास हर चीज पे नजर रख रही है कि बहू बेटे क्या कर रहे हैं। और इस समय क्या होता है कि एक जो बहुत नॉर्मल लड़की होती है ना, बहुत नॉर्मल परिवार की, अच्छे परिवार की, एक सीधी सादी लड़की होती है ना, वो बहुत पिसती है इसमें, क्योंकि हमें उसको कन्विंस करने में बहुत टाइम लगता है कि आपको ये स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका मेंटल टॉर्चर हर स्टेज पे हो रहा होता है। वो हमारे पास आ रही है, रिवाइंड करती है सारी बातें। तो उसको हमें कन्विंस करने में बहुत टाइम लगता है कि आपको ये स्टैंड लेना पड़ेगा। एंड वी हैव सीन केसेस जहां पर हमें महीनों लग जाते हैं लड़की को कन्विंस करने में। वो बोलती है सेक्रीफाइस करना चाहती है, कोई बात नहीं, मैं उनसे लड़ना नहीं चाहती, इतना रिस्पेक्ट भी कर रही है, वो सीधी है इसलिए। हाँ, सीधी है, मतलब कि सहने के तैयार है, वो लड़ने के लिए तैयार है, बट वो लड़ नहीं पा रही है, क्योंकि वो इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन में जा चुकी है, वो इतनी ज्यादा मेंटली टॉर्चर्ड हो चुकी है कि उसको समझ में नहीं आ रहा वो करे क्या। तो जो हमारे लिए जो एक बोलते हैं ना दिल कचोटने वाला सीन होता है, वो तब होता है जब कोई लड़की हमारे पास आती है और वो लड़ना चाहती है, बट वो इतना ज्यादा टॉर्चर हो चुकी होती है कि वो लड़ नहीं पा रही होती है, उसको सब रिवाइंड होता है उसके साथ में। वो हमारे लिए एक चैलेंजफुल सिचुएशन रहती है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियों के साइड से रहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि आप सोचिए ना कि जो लेडी रेगुलर पिट रही है, एक लेडी के बार बार बिलो एब्डोमेन पोर्शन पे मारा जा रहा है। वी हैव सीन केसेस जहां पर अनड्रेस करके लेडी को मारा जा रहा है। वी हैव सीन केसेस जहां अनड्रेस करके लेडी को बाहर निकाल दिया जाता है, घर से बाहर निकाल दिया जाता है, पूरी फैमिली के द्वारा अनड्रेस वो अपनी बहू को अनड्रेस करके बाहर निकाल, हस्बैंड के अलावा पूरी फैमिली अनड्रेस करके बाहर निकाल रहे हैं। माय गॉड। सो द अमाउंट ऑफ ऐसे केसेस आए हैं। हाँ, एक दो केसेस आए। मीडिया में क्यों नहीं है बात? देखिए, मीडिया वही केसेस को छापती है जो उनके पास तक पहुंचते हैं। रात के 12 या 2 बजे किसी गली कूचे में थोड़ी जाएगी मीडिया। मतलब इस प्रकार के केसेस है, लोगों को नहीं पता कि ऐसे भी हो रहा है हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल हो रहा है। फोर्ज सिग्नेचर कराए जाते हैं लेडी के नाम से, और उनके नाम पे फर्जी अकाउंट खुलवाए जाते हैं, लोगों के साथ फॉर्जरी की जाती है। देयर आर लेडीज दोज हु आर लाइक गवर्नमेंट सर्वेंट, या फिर वो किसी ऐसे सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन में है जहाँ पर उनके सिग्नेचर का वैल्यू है, उनके फॉर्ज सिग्नेचर के थ्रू बिजनेस किया जाता है। एंड आई हैव सीन अ केस जहाँ पर लैक्स में बिजनेस हुआ था, फिर लेडी को अपने जो उसके घर के जो रिलेटिव्स थे, लाइक जो बहनोई वगैरह, उनके साइड से पैसा इकट्ठा करके लोगों को रीपे किया गया है, क्योंकि अदरवाइज जेल जाना पड़ता। ये हस्बैंड के थ्रू हुआ था। वुमेन के नाम पे भी लोन ले रहे हैं लोग, वुमेन के नाम पे फॉर्जरी कर रहे हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे। ओके। क्योंकि लेडी का नाम बहुत अच्छा है,
तो लोग दे रहे हैं, बाद में पता चलता है कि हस्बैंड वो सारा पैसा बर्बाद कर रहा है, बर्बाद कर चुका कहीं है। कहीं कुछ उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो इस टाइप की, क्योंकि अगर लेडी अगर पैसा वो लोगों को नहीं वापस कर रही है तो वो जेल जा रही है, तो ऐसा भी लोग करते हैं। काम हस्बैंड कर रहा है, जेल लेडी जा रही है। बिल्कुल जा रही है। और दहेज के पीछे अगर 45 लाख का अगर 44 लाख हो गया तो भी मैंने शादी टूटते हुए देखी है। 1 लाख के पीछे, 1 लाख के पीछे सारा कुछ लोग अपनी पूंजी लगा देते हैं शादी में। और उसके बाद हमने केसेस देखे हैं कि अगर कार ब्रीजा की जगह होंडा सिटी क्यों नहीं आई, लड़की को घर भेज दिया और फिर दोबारा कभी लेने नहीं आया। माय गॉड, ऐसे भी केसेस आते हैं कि जहाँ पर क्रूअल्टी हर लेवल की हो रही है। मेंटल क्रूअल्टी है, फिजिकल क्रूअल्टी है। रेशियो फिजिकल क्रूअल्टी का ज़्यादा है, बट मेंटल क्रूअल्टी भी इस टाइप की है, बहुत है, बहुत ज़्यादा। और उसका कोई मतलब वो देख नहीं सकते सामने से, वो मेंटली कितनी टॉर्चर्ड है। बहुत ज़्यादा। और जो मेंटली टॉर्चर्ड होकर के आती है ना लड़की, उसको समझाना हमारे लिए एक चैलेंज होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है, उसको हमें मोटिवेट करने में टाइम लगता है। मतलब वो कई बार तो हम उनको गले लगा के समझाते हैं कि नहीं हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जीतते हैं, क्योंकि हमारा मैटर बहुत सॉलिड होता है। लड़की के साथ जेन्युइनली गलत हुआ होता है, बट अल्टीमेटली होलसेल अगर मैं देखूँ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टू सोसाइटी है ना। क्योंकि ये देखा जाता है कि शादी में प्लेट कितने हजार की थी, वो ये देखता है उस बाप ने वो 1000 की प्लेट अरेंज कैसे की। हर बाप अपना बेस्ट लगाता है शादी में, हर बाप। कोई ऐसा बाप नहीं होता जो अगर उसकी कैपेसिटी 5 रुपए खर्च करनी है वो 10 रुपए खर्च करता है, स्ट्रेच करता है। वी हैव सीन फैमिलीज जिनके पास छत नहीं है, उन्होंने लैक्स में शादियां की है जाकर के। हमको लगता है आया कहाँ से इनके पास में, लोन लेते हैं लोग, कर्जा लेते हैं, लेके करते हैं, शादी करते हैं, लेकिन जमीन बेच देते हैं, घर गिरवी रख देते हैं। बिल्कुल। शादी करने के बाद आप सोचिए, पहले तो वो शादी करने के लिए खर्चा अपनी पाइपें जोड़ के करता है, फिर मुकदमा लड़ने के लिए करता है। माय गॉड। लड़की हो जाती है तो छोड़ देते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग उसके बाद भी फॉर्मेलिटीज कम नहीं होती है ना, हर फंक्शन हर की लड़की के घर से क्या आया है। हाँ, और इसकी भी ताने पड़ते हैं कि तुम्हारी मम्मी ने यही दिया। अच्छा, इसके भी ताने पड़ते हैं। दहेज के बाद भी, जैसे कभी होली है, दिवाली, दशहरा है, तो रस्म बना हुआ है कि लड़की के घर से कुछ आएगा लड़के के घर। इसका मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाऊंगी। हमारी एक क्लाइंट है, तो उसके घर वाले बहुत शरीफ हैं, तो वो ससुराल पक्ष में जाते हैं। और जैसे मोस्टली कल्चर होता है नॉर्थ इंडिया में कि शादी की जो पहली होली होती है वो काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स एंड स्वीट्स वगैरह और कुछ शगुन वगैरह जाता है लड़की के घर पे। तो जब लड़की के घर पे या लड़की के घर से लड़के के घर पे? लड़की के मायके से लड़की के ससुराल में। हाँ, लड़की के ससुराल, हाँ, जाता है ना। तो वो इन जनरल नॉर्थ इंडिया में कल्चर है। तो हमारे क्लाइंट के जो पूरी फैमिली है, मतलब उसमें एल्डरली लोग भी जो कि 80+ एज के थे, वो जाते हैं लेकर के। तो जो लड़की की सास होती है, वो जैसे उनको पता चलता है कि ये लोग आने वाले, वो उठ के चली जाती है। अब अगर कोई लड़की के अगर ससुराल में जा रहा है तो जाकर के बट ऑफ वैसी बातें बैठेगा। हाँ। तो वो लोग कहते हैं आप अभी तक बैठे हुए हैं, बड़े बेशरम हो, अभी तक गए नहीं। पहली साल है शादी के और शादी को खाली 3-4 महीने हुए हैं। फिर उसके बाद उनकी माताजी कहती हैं आपकी लड़की घी चुरा लेती है, आपकी लड़की अचार चुरा लेती है। इस तरीके किससे चुराएगी? उसका अपना घर है। बट वो सास उस लड़की को उस घर का मेंबर मान ही कहाँ रही है, बाहर ही मान रही है, बाहर ही मान रही है। तो आप सोचिए कि लड़की खुद तो सब बर्दाश्त कर रही है, अपने पेरेंट्स की इंसल्ट भी बर्दाश्त कर रही है, क्या और बर्दाश्त करेगी इससे ज्यादा? अगर मान लीजिए चुरा भी रही है तो चुराने की नौबत बनाई किसने होगी? ऐसा है ही नहीं ना चुराने वाला। नहीं, इन केस हाँ, क्या पता आप छिपा के रख रहे हो कि उसको रखना पड़े। ऐसी सिचुएशन खुलेआम अगर वो घर की मेंबर है तो वो सबको चुरा के अपने रूम में क्यों रखना होगा? वो किचन है, उसके पास फ्री हैंड होना चाहिए हर चीज को यूज करने का। लेकिन घी और अचार कौन चुराता है? हाँ, ये भी बात है, बिल्कुल। घी और अचार कोई नहीं चुराता। इतना पैसा वो तो अपने घर से भी घी और अचार मंगवा सकती है ना। शी इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। तो अल्टीमेटली जबकि लड़की ऑलमोस्ट कई लाख रुपया खर्च हुआ है शादी में। आई वोंट कोट दैट पर्टिकुलर, बहुत पैसा खर्च हुआ है शादी में। इट वॉज अ वेरी लेविश वेडिंग। और उसके बाद भी अगर आप ये मेंटालिटी देखेंगे, और अगर मैं इस पर्टिकुलर लड़के का बताऊं तो ये लड़का हर चीज अपनी माँ से पूछ के करता था। करना गलत नहीं है, बट अगर आपकी कुछ जो इंटीमेसी आपकी और आपकी वाइफ की, वो आप अपनी मदर से जाके नहीं डिस्कस करोगे, वो अपनी इंटीमेसी भी अपनी मदर से जाकर के डिस्कस करता How funny. एक्चुअली दिस इज रिडिकुलस। तो वो हर चीज अपनी मदर से जाके डिस्कस कर रहा है, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी उसका लाइफ हो, जो भी बिटवीन उसके हस्बैंड एंड वाइफ है, वो उसकी माताजी को सब कुछ पता है। अच्छा, यस, कमाल है। और अगर सास ये बहुत रेयर है ऐसा मदर एंड सन के बीच में बॉन्ड देखना। ऐसा बेटी और माँ का तो बड़ा कनेक्शन, बॉन्ड स्ट्रांग होता है, दे डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन एक बेटा और माँ के साथ ऐसा बॉन्ड नहीं है कि वो अपने वाइफ के साथ पर्सनल लाइफ को शेयर करे और डिस्कस करे अपनी माँ से। माताजी क्रॉस क्वेश्चन करती है पर्सनल लाइफ बहू से। अच्छा, आप उस बहू के बारे में सोचिए वो क्या बोले। किस प्रकार का क्रॉस क्वेश्चन? पर्टेनिंग टू पर्सनल लाइफ।
अच्छा, हाउ रिडिकुलस इट इज। तो आप उस बच्ची के बारे में सोचिए क्या क्या वो गो थ्रू हो रही होगी। 140 करोड़ में 140 करोड़ वैरायटी के लोग हैं, बिल्कुल, सब अलग अलग, एक से बढ़कर एक, बिल्कुल। सोच नहीं सकते। बीइंग अ लॉयर आपको बहुत अलग अलग प्रकार के प्रजातियों से मिलने का मौका मिलता है, वैरायटीज, है ना। अब आप देखते होंगे तो सोचते होंगे मतलब ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। हम लोग जो दुनिया देखते हैं वो दुनिया कोई नहीं देखता, है ना। हमारे पास बिल्कुल अलग दुनिया आती है, और हमारे पास वो दुनिया आती है तो दुनिया की सच्चाई है। क्योंकि हम वो देखते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बीइंग अ लॉयर हम भी एक लड़की है, किसी फैमिली से आ रहे हैं, हमने कभी हमारी फैमिली में ये सब नहीं देखा। बट इस तरीके के जो डिस्क्रिमिनेशन हम देखते हैं, जो क्रुअल्टी देखते हैं, तो लगता है कि समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या हम इस समय 21वीं सदी में चल रहे हैं, और 21वीं सदी में भी लोगों की वही माइंडसेट है जो अब से 50 साल पहले हुआ करता था। लोग नहीं चेंज हुए हैं, AI आ गया, बट लोगों की मेंटालिटी चेंज नहीं हुई। अच्छा, लेकिन कई ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे वुमेन इन प्रकार के लॉज का मिसयूज भी करती है, डोमेस्टिक वायलेंस के चीज़ों पे, या फॉल्स डोरी केसेस लगा के। वो कुछ एक केसेस हैं जहाँ पे लड़कियाँ, आपके पास भी कुछ केसेस ऐसे आए हैं क्या जहाँ पे लड़की गलत है और परेशान किया हुआ है अपने ससुराल में लोगों को? जहाँ पर ऐसे होता है वहाँ पर मेरे पास लड़के आते हैं। ऐसे लड़के केसेस आए हैं जहाँ पे आपने देखा है कि लड़की ने परेशान किया हुआ है? बिल्कुल, ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि लड़की ने फॉल्स एलिगेशन लड़के पे लगाए हुए हैं, लड़के के फैमिली को पूरी उसके रिलेशन में बदनाम करके रख दिया है। कैसे बदनाम मतलब? पर्सनल लाइफ अगेन, अबाउट इंटीमेसी, एवरीथिंग इज बिलो द बेल्ट। और वो लड़की और लड़की का फादर लड़के की पूरी फैमिली में कॉल करके बता रहे हैं कि रात में वो लोग क्या करते थे, ऑल दीज शिट्स। एग्जैक्टली, लड़की के फादर डिस्कस कर रहे Yes. हैं लड़के के रिलेटिव्स को। यस, कि आपका जो ये जो लड़का है ये ऐसा है, ये वैसा है। ऐसा वैसा मतलब सारी इम्पोर्टेंसी को लेकर के कि लड़का इम्पोर्टेंट है। अब बियॉन्ड दैट चीजें जा रही हैं, मतलब जो भी कुछ वो आउट करे वो सारा बिलो द बेल्ट है। तो मैरिड लाइफ को चलाने के लिए वो कैपेबल नहीं है। हाँ, मैरिड लाइफ को चलाने के लिए वो कैपेबल है, बट उनकी पर्सनल जो सेक्स लाइफ है, अच्छा, वो उसको पूरा मार्केट कर रहे हैं लड़की और लड़की का फादर, एंड दैट इज वेरी रॉन्ग। और लड़का नामर्द है, लड़का नामर्द है और लड़का बहुत अच्छा है। तो आप सोचिए ना उस लड़के का क्या, किस मेंटल कंडीशन से वो गो थ्रू होगा जहाँ पर आपने उसकी पूरे रिलेशन में उसको इम्पोर्टेंट डिक्लेयर कर दिया हो। माय गॉड, माय गॉड। और कितना मेंटल टॉर्चर होगा उस लड़के का। तो ऐसे केसेस में भी होते हैं, फिर वहाँ पर लड़के जीतते हैं। तो कोर्ट इज वेरी फेयर विद एवरीवन, लेट इट बी अ गर्ल और अ बॉय, कोर्ट दोनों के साथ फेयर है। जिसको कोर्ट लगती है कि जो गलत कर रहा है, इसलिए आपने 100% कभी जजमेंट फीमेल इंक्लाइंड नहीं देखा होगा। दैट इज लाइक आपने ऑर्डर्स कई सारे देखे होंगे जहाँ पर कोर्ट लेडीज। निर्भया केस में हमने देखा इतने साल केस चला, मतलब उसको मैंने देखा कि बहुत मीडिया ट्रायल्स हुए और मीडिया ही पहले बता देती है दोषी कौन है, लेकिन कोर्ट मीडिया से नहीं चलती। और कई बार सुप्रीम कोर्ट के भी मैंने स्टेटमेंट सुने हैं कि मीडिया नहीं डिसाइड करेगी कि क्या है, हमारा अपना एक प्रोटोकॉल है, हमारा एक प्रोसीजर है, और यहाँ पे निर्दोष को नहीं फंसने देना चाहते, इसलिए ये लंबा चलता है ट्रायल, कि उस 5 में से 100% प्रूफ हो जाए कि वो गलत है। लंबा बेसिकली नहीं कहेंगे, इसे ये कहेंगे कि ट्रायल का एक अपना शेड्यूल है। हाँ, लंबा चलाता, लेकिन उसका हर किसी के पास न्याय का अधिकार है। क्योंकि जो अथॉरिटीज उस केस का जजमेंट कर रहे हैं वो अथॉरिटी एट पर्सन प्लेस पे तो नहीं थी, जो भी एविडेंसेस सामने आ रहे हैं उन्हीं के बिहाफ पे जजमेंट दिया जा रहा है। तो अथॉरिटीज को ये इंश्योर करना होता है कि जो वो जजमेंट देने जा रही हैं वो बिल्कुल सही है, इसलिए वो दोनों पक्षों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर गलत किया है तो आपको सजा मिलेगी, और आपने गलत अगर नहीं किया है तो आप बाइज्जत बरी होंगे। इसलिए एक ट्रायल चलता है, ट्रायल का पर्पज ही यही होता है। इसलिए बेल जब मिलती है कभी भी किसी इंसान के लिए, तो बेल में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स और मेरिट नहीं देखा जाता है। बेल इसलिए दी जाती है कि आप ट्रायल में सपोर्ट करेंगे, आप ट्रायल से भागेंगे नहीं, इन्वेस्टिगेशन में आप सपोर्ट करेंगे। कभी भी किसी भी इंसान को बेल उसके फैक्ट्स और मेरिट पे नहीं मिलती है। बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस ऐसा होता है कि जहाँ पर फैक्ट देखे जाते हैं, और देखे जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाया जाता जब बेल दी जाती है किसी के लिए। तो वुमेन कैसे एम्पावर्ड होगी? जैसे आप बात कर रहे हैं कि अपने शादीशुदा जिंदगी में औरत खुश नहीं है 100%। वुमेन जब अपने लिए आवाज़ उठाएगी, और जैसे वुमेन आजकल उठा रही है, आप जब देखते हैं ना, जब लेडी बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जाती है तो वो बोल देती है मुझे नहीं रहना है। वी हैव सीन केसेस जहाँ हस्बैंड बहुत ज़्यादा गलत करके बैठता है, फिर बोलता है मैं घर ले जाने के लिए रेडी हूँ, लेडी मना कर देती है मुझे अब नहीं रहना आपके साथ में। कई लड़कियों के बारे में लड़की के ससुराल वाले कंप्लेन करते हैं कि शी इज़ नॉट कोऑपरेटिव विद फैमिली मेम्बर्स, केयरिंग नहीं है,
खाना परोसती तक नहीं है, बनाती तक भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में वो लड़की, क्या लड़कियां गलत होती है या कोई सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें वो ऐसा करने लग जाती है? देखिए, एक लड़की जब भी शादी होकर के आती है वो कोरा कागज होती है। आपने कैसे उसको ढाला है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपने सिर्फ ये देखा कि वो खाना नहीं परोस रही है। हो सकता है उस खाना नहीं परोसने से पहले एक दिन पहले उसे मारा पीटा गया हो, उसको मारा पीटा गया हो या मेंटली टॉर्चर किया गया हो, ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हो जिससे कि वो बिल्कुल मेंटली अफेक्टेड है और वो हेट कर रही है उस सिचुएशन, उस एनवायरनमेंट को, क्योंकि वो भी तो उसी नेगेटिविटी में है ना। हमने ये तो देख लिया कि वो खाना नहीं परोस रही है, बट हमने ये नहीं देखा कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों नहीं कर रही है वो। क्योंकि वो उस पूरे घर में वो इकलौती वो लड़की होती है जो सब कुछ अकेले झेल रही होती है और वो किसी से कह भी नहीं पाती है। क्योंकि जो कहने वाली लड़की होती है वो केस फाइल कर चुकी होती है, बहुत लंबे टाइम वो नहीं टॉर्चर बर्दाश्त करती है। बट जहाँ आप देखेंगे ना कि लड़की बर्दाश्त करे जा रही है, अब ट्रस्ट नहीं, उसके पास उसके पेरेंट साइड से भी सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि सोसाइटी ना एक डाइवोर्स वुमेन को इज्जत नहीं देता, नहीं तो देती है। वो सह के भी मैरिड स्टेटस के साथ रहना चाहती है। कोई भी डाइवोर्स वुमेन अगर अपना करियर आगे बढ़ा रही होती है, सबसे पहले उसका डाइवोर्सी टैग आता है बीच में। कभी भी किसी मेल का डाइवोर्सी टैग नहीं आता बीच में। अगर कहीं भी कोई डाइवोर्सी वुमेन किसी भी फील्ड में एक्सेल करेगी तो हमेशा उसकी पर्सनल लाइफ आगे आ जाती है कि उसका पास्ट में क्या था। कभी किसी मेल की पास्ट नहीं इतना हाईलाइट की जाती है। वर्क प्लेस में भी ऐसा देखा गया है कि डाइवोर्स वुमेन उतना सेफ फील नहीं करती है वर्क मेन के बीच में वर्क करना। लोग अटेम्प्ट ज़्यादा करते हैं। अगर वो मैरिड है, स्टेटस है, तो उसको इजी वे मिलता है, मतलब 100% तो नहीं, लेकिन हाँ है कि चलो मैरिड है, जा रही है। लेकिन डाइवोर्स्ड है तो उनको लगता है ना कि शिकार है। होता है, ऐसा होता है, अमूमन नहीं होता बट ऐसा होता है कि अगर कोई डाइवोर्सी वुमेन है तो बॉस का या फिर हमेशा कलीग्स का ये रहता है कि इसको कैसे करके अप्रोच किया जाए। वी हैव सीन केसेस, क्योंकि मैं पॉश कमिटीज़ में भी हूँ, वहाँ पर हम देखते हैं कि अगर विडो लेडी है और उसके बच्चे हैं तो बोलते हैं कि तुम कैसे इन 2 बच्चों के साथ अपना जीवन यापन करोगी, तुमको तो कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। लेडी को नहीं सपोर्ट चाहिए, वो नहीं सपोर्ट मांग रही है, बट अननेसेसरी उसको हैरेस किया जाएगा, उसको कॉल किया जाएगा कि भाई शादी कर लो मुझसे, नहीं करोगी तो फिर वर्क बेस पे रहना मुश्किल कर देंगे। अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो लेडी का काम करना मुश्किल कर देंगे, या तो ओवरबर्डन कर देंगे लड़की को काम से, जो भी वो लेडी है। ओवरबर्डन नहीं करेंगे उसके लिए, तो उसके लिए कोई ना कोई एक ऐसा असाइनमेंट दे देंगे जो कि उसके कंफर्ट का नहीं होगा। ओके। या फिर उसको ऑड आवर्स दे देंगे काम करने के। और अगर लड़की अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो उसको पोस्टिंग ऐसा दे देंगे, या फिर कुछ ऐसे लोगों के बीच में बिठा देंगे जिनके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। तो ये सारा कुछ भी होता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस भी आपके पास आते होंगे। कई ऐसे विमेन है, जहाँ तक मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, लोगों के व्यूज़ देखे हैं, ऑलमोस्ट 99%, कई इंटरव्यूज में मैंने सुना कि 99% वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करती है फ्रॉम रिलेटिव्स, फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स। अपने घर में भी सेफ नहीं होती। और कई स्ट्रांग वुमेन होती है, बचपन में भी वो अवॉइड कर लेती है ऐसी सिचुएशन को। कोई स्ट्रांग नहीं होती है तो वो पीड़ित होती है इससे। इस प्रकार के केसेस क्या आप देखते हैं? बिल्कुल देखती हूँ। और ये जो सेक्सुअल हरासमेंट किया होता है वो उनके ब्लड रिलेटिव्स ने किया होता है। फुफेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, ये होते हैं। मतलब हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर बच्ची 5 या 6 साल की है, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। फिर हम देखते हैं कि एक उसका ब्लड रिलेटिव है, उसका उसकी तरफ इंक्लिनेशन है, एंड व्हेन शी इज़ डिनाइंग तो वो उस लेडी को एज अ भाई के ट्रस्ट में लेता है, उसको बेडरूम में लेकर के जाता है, फिर उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। सगा फुफेरे भाई की मैं बात कर रही हूँ, ब्लड रिलेटिव। माय गॉड। तो ये इमीडिएट फैमिलीज में बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं मैट्रिमोनी में अगर आऊँ तो शादी के बाद भी ऐसा होता है कि जो देवर है वो कहीं ना कहीं बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड तो तुमको परेशान करता है, यू जस्ट कम अलॉन्ग विद मी, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, जस्ट स्लीप अलॉन्ग विद मी, इस टाइप से करके आते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो होते हैं जहाँ लड़की अपने खुद के घर में रह रही होती है। और जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है वो तो या तो मतलब वो सारे सिर्फ ब्लड रिलेटिव्स होते हैं। बाहर का बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है जहाँ बच्चे को इन्फ्लुएंस करके लेकर के जाया जाता है। तो ये पेरेंट्स की बहुत बड़ी मिस्टेक है जो ट्रस्ट करते हैं ब्लड रिलेशन पे, अपनी बच्ची को खुला छोड़ देते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ, ब्लड रिलेशंस के साथ, कि हाँ वो उनके साथ खेल रही है, सेफ है, भाई बहन है। बिल्कुल, मतलब ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी लाइफ की मिस्टेक है। आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये कहना भी चाहूँगी पेरेंट्स से कि कभी भी अपने बच्चे को किसी भी ब्लड रिलेटिव के साथ ना भेजें। आपका बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जहाँ जाएं उसको लेकर के जाएं। और ये तो मैं ब्लड रिलेटिव्स का बता रही हूँ। एक मैं पॉक्सो का मैटर कर रही थी जहाँ पर बाप ने बेटी का रेप किया था। दैट गर्ल वॉज 4 years old। माय गॉड।
एंड जब मैंने उस बच्ची को देखा, इतनी प्यारी फूल सी बच्ची थी वो, मैं बहुत परेशान हो गई थी इस बच्चे को देख करके कि इसका मैं कैसे एविडेंस करवाऊंगी। क्या अगेन वो बाप उस बच्ची का अनपढ़ था? बाप पढ़ा लिखा था, इंटर पास था। अपनी खुद की बेटी का वो 1 साल तक रेप कर रहा था। और वो जब उस बेटी ने अपनी माँ को ये बात बताया, कितनी बड़ी बच्ची थी? 4 साल की। 4 साल की बच्ची के साथ 1 साल तक कर रहा था वो रेप। और लेटर फिर उसने अपनी बेटी को ये भी सिखा दिया था कि पोस्ट रेप कैसे वो खुद को रिलैक्स करे। उसकी काउंसलिंग में 5 साल लगे थे जब वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट FIR कराया, और वो अभी भी तिहाड़ जेल में बंद है। तो उस वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। उसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये है, शी वॉज फ्रॉम साउथ, वो अभी आकर के रह रही है। वो उनकी सोसाइटी भी उनको तंग कर रही है। एवरीवन नोज कि वो बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट देना चाहिए। शी इज़ ऑन रेंट, तो हर साल उसका रेंट बढ़ रहा है। मेरे को बोल रही थी बहुत डिफिकल्टी आ रहा है, मैं उसका प्रोबोनो केस कर रही हूँ। तो कई लोग सपोर्ट भी नहीं करते ना कि ये कैसा चार्ज लगा रही हो तुम अपने बाप पे, तुम फंसा रही हो, तुम गलत हो। और आइडियली ऐसे इंसान का बहिष्कार कर देना चाहिए समाज से। बट उस लड़के के घर वाले बोलते हैं कि छोड़ो, रहने दो, कि उसको आगे बढ़ाना, पैसा लो, खत्म करो। एंड आई अप्रिशिएट माई क्लाइंट कि उसने बोला इसको मैं जेल कराऊंगी, इसको सजा दिलवाऊंगी। ऐसे रेपिस्ट को मैंने देखा है, लोग सोशली उसको इज्जत देते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको बैठाते हैं, उसको खिलाते हैं, उसका बहिष्कार नहीं करते। पता नहीं कौन से सोसाइटी, कौन से रिलेटिव के सामने छिपा के उनको लगता है कि मेरी बेइज्जती होगी, इसको झेलो। चाहे मन से नहीं मानते हो, लेकिन फिर भी जानते हुए भी लोग झेलते हैं। ऐसे लोग मुझे कायर से लगते हैं। ऐसे लोग पता नहीं किस वेस्टेड इंटरेस्ट के भूखे होते हैं, बट वो किसी ना किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के तो भूखे होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि एक महिला जिसका रेप हो जाता है, उसको समाज में रहना बहुत मुश्किल होता है। वो अपनी नजरों में उठ करके नहीं चल पाती, वहीं एक बलात्कारी खुलेआम घूम रहा होता है। आप डिफरेंस देख लीजिए, हमारी सोसाइटी की तो देन है। वरना कैसे कोई महिला जो एक पीड़ित रही है, जो अपना मुकदमा जीती है, क्यों नहीं फिर वो सर उठा के जी पा रही है? या तो उसके अंदर इतना करेज हो कि वो अपना खुद सर उठा के जी पाए। बट हम मेजोरिटी ऑफ द केसेस में देखते हैं लड़की ही डिप्रेस रहती है, लड़का है सदा काट के आता है, आराम से घूम रहा होता है। तो हमारी सोसाइटी ने एक माहौल क्रिएट किया हुआ है जो कि विमेन फ्रेंडली नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि विमेन्स इतने मिसयूज करती हैं लॉ का। कभी भी कोई कानून किसी एक महिला को देख के नहीं बनता, महिला एट लार्ज को देख करके बनता है कि सोसाइटी में कितना क्राइम हो रहा है विमेन के अगेंस्ट। अगर मैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देखूँ तो वुमेन के अगेंस्ट ही गलत हो रहा है, मेल के अगेंस्ट बहुत ज्यादा गलत नहीं हो रहा। मेल अपना फ्रस्ट्रेशन थप्पड़ मार के निकाल देता है, कभी महिला फर्स्ट गो में थप्पड़ नहीं लगाती है। पहले वो सहती रहती है, नाक से ऊपर चला जाए, सर से ऊपर चला जाए, तभी उसका हाथ उठता है। और उसमें गलत क्या है? आप भी तो मार रहे हो ना रेगुलर उस लेडी के लिए। करेगी वो भी अपने सेल्फ डिफेंस में वो करेगी। आप ये सोचे, पढ़े लिखे लोग सर फाड़ देते हैं लेडीज का। जो लेडी अगर वो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वी हैव सीन केसेस जहां पर लेडीज सर फटे हुए आई हैं, चल के नहीं आई है, स्ट्रेचर पे आ रही है। मतलब हम उस अमाउंट ऑफ क्रूअल्टी को तो इमेजिन ही नहीं कर सकते जो महिला के अगेंस्ट हो रहा है। तो आज के टाइम में महिला केस दायर कर रही है तो क्या गलत कर रही है? सही कर रही है, उसको करना चाहिए, उसको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और अपना अधिकार लेना चाहिए। चाहे वो उसकी पैतृक संपत्ति भी हो या उसके ससुराल में, उसके हस्बैंड की हर चीज पे उसका होल्डर, उसको लेना चाहिए। रिलेटिव्स और या सोसाइटी को कह लीजिए, उनको थोड़ा सा वुमेन फ्रेंडली होना पड़ेगा, तब इस प्रकार के केसेस कम हो सकते हैं। मतलब उनको सपोर्ट करे और ऐसे गलत लोगों का बहिष्कार करे। सोसाइटी कभी नहीं करेगी। सोसाइटी डुअल फेस है। सोसाइटी आपके सामने कुछ और है और आपके पीछे कुछ और है। जब किसी महिला का रेप हो जाता है ना, या फिर वो मर जाती है, तो सोसाइटी कैंडल मार्च लेकर के निकलती है। बट वही महिला जब अपनी आवाज़ उठा रही होती है ना, लोगों से हेल्प मांग रही होती है, गुहार लगा रही होती है, वही यही सोसाइटी उसे दुत्कारती है। हमने मजाक उड़ाती है, उसका मजाक उड़ाती है। कोई महिला अपनी बात खुल करके नहीं कह सकती, हमेशा उसको सप्रेस किया जाता है। वी हैव सीन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस आल्सो, क्योंकि स्कूल की रेपुटेशन नहीं खराब हो जाए इसलिए उस लेडी का मैटर ही नहीं उठाया जाता। वो लेडी लेटर सुसाइड कर लेती है। फिर हम कैंडल मार्च लेकर के करते हैं, फिर हम बोलते हैं कि न्याय फॉर XYZ, न्याय फॉर ABC। फिर हम सबके लिए न्याय मांगते हैं, बट उसके मरने के बाद में क्यों नहीं? जब वो जिंदा होती है तब क्यों नहीं हम उसके लिए खड़े होते? आपको कोई, लाखों महिला है देश में, करोड़ों महिला होंगी जो अपने सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट में केस लड़ेगी, उसके लिए कोई खड़ा नहीं, कोई नहीं खड़ा होगा। आपको विटनेस नहीं मिलेंगे उस लेडी के लिए। कई बार हम देखते हैं प्रूव नहीं कर पाती होगी वो, अपना उसका स्टेटमेंट अपने आप में सफिशिएंट होता है।
अगर किसी महिला के साथ कुछ भी गलत हुआ है, उसके पास अगर विटनेस नहीं है, उसका खुद का एविडेंस उसके केस के लिए काफी है, उसका खुद का स्टेटमेंट उसके केस के लिए काफी है। 5 साल पहले कोई उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है मान लीजिए जी, और आज वो केस फाइल करती है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, वो कैसे प्रूफ करेगी? वो अपना स्टेटमेंट तो देगी ना। हाँ देगी। अगर सच होगा तो वो निकल के आ जाएगा। अगर महिला के साथ यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग इसके विटनेस है, हाँ। एक जो सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वाला है और एक सहने वाली जी, तो कैसे उसका स्टेटमेंट अपने आप में सफिशिएंट है, वही प्रूव करेगा कि उसके साथ गलत हुआ है, उसको किसी विटनेस की जरूरत नहीं है। बट जो लोग बोलते हैं ना कि अरे हमें क्यों नहीं बताया, जब वो महिला जिंदा होती है ना और वो जब महिला बता रही होती है कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, मेरे लिए आप खड़े हो जाओ, रिलेटिव से, फ्रेंड से, सबसे जब हेल्प मांगती है ना, कोई नहीं आता उसकी हेल्प के लिए। कई महिला अपनी आवाज ही नहीं उठाती है, बताती नहीं किसी को, सहती रहती है। सहते सहते उनको आप क्या बोलना चाहते हैं जो सह रही हैं या सह चुकी हैं और ऐसे लोगों को झेल रही है जो उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर चुका है, उसको आज तक न थप्पड़ मारा ना उसको 100% उसका बहिष्कार होने दिया या करने दिया? ऐसी महिला को मैं यही कहूंगी कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, सेल्फ डिफेंस करो, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करो। अगर आप किसी वर्क प्लेस पे हो, आपकी इंटरनल आईसीसी कमेटी होती है, वहां पर जाके कंप्लेंट करो। महिला की इमेज, महिला की इन्फो नहीं डिस्क्लोज होती है, विद इन द कमिटी रहती है, वो इन्वेस्टिगेशन में रहती है, दैट्स इट। तो वो कंप्लेंट करे, आपको फिर भी लग रहा है ना कि आपको किसी सर्टेन प्लेटफॉर्म पे न्याय नहीं मिल रहा है, आप पुलिस में कंप्लेंट करो, बट उस आदमी को बख्शो मत। क्योंकि आप ये सोचो अगर आपने उस आदमी को छोड़ दिया तो वो कितनी महिलाओं के साथ गलत करेगा। राइट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे ये आपकी ड्यूटी है। ये आपकी ड्यूटी है कि अगर कोई भी आपके साथ गलत कर रहा है तो आपको उसको उसकी सजा दिलानी पड़ेगी। अगर आप उसको उसकी सजा नहीं दिलाते तो वो बाकी महिलाओं के साथ भी गलत करेगा। राइट। तो दबना नहीं है और आप अपने लिए खुद खड़े हो, तब ये समाज आपके लिए खड़ा होगा। बिल्कुल सही। जब आप जीत जाएंगी ना तो ये समाज आपके साथ आपके पीछे पीछे चलेगा, आपके एग्जाम्पल देगा। तो आप जिस समय लड़ रही हैं, आप उस समय स्ट्रांग रहिए। और आपके साथ अगर कोई नहीं होगा तो आपका वकील आपके साथ होगा। रेपुटेशन खराब हो जाएगा, उनकी इमेज खराब हो जाएगी, एक धब्बा लग जाएगा, अरे देखो इसके साथ तो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। तो वो तो आउट ही नहीं हो रही ना इन्फॉर्मेशन। दूसरी बात नहीं, हम उनकी बात करें जो लड़की शादी नहीं हुई है, वो सोचिए उसकी शादी नहीं होगी, रिलेटिव्स में बात पता चल जाएगी। तो आते हैं मैटर्स ऐसे जहां पर लड़की अनमैरिड है तो उसकी इमेज नहीं डिस्क्लोज होती, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में वुमेन का रिलेटिव्स में तो नाम गया ना, केस चल रहा है, तो रिलेटिव्स के पास जाएगा कैसे? अगर आपके साथ कभी भी कुछ गलत हुआ, अगर लड़की ने ठीक है किसी ब्लड रिलेशन के खिलाफ केस दायर किया, हाँ ठीक है, अब जब केस चल रहा है तो कोर्ट के बाद घर भी तो वापस आते हैं, वो भी अपने घर जाता है, वो भी अपने रिलेटिव से बात करे, देखो मुझे ऐसे फंसा रही है, ठीक है, इधर से भी क्वेश्चन आंसर होगा तो 20 रिलेटिव्स को पता चल जाता है। अब वो लड़की सिंगल है, कल के डेट में उसकी शादी होगी, तो शादी में क्या होता है, रिलेटिव्स में क्रॉस वेरीफाई ज्यादातर लोग लड़के वाले करते हैं जी, कि आपके फूफा से कौन है, ये कहाँ है, चाचा कहाँ है, मौसा कहाँ है। तो कई बार ऐसे केसेस खुल जाते हैं कि अरे इसके साथ तो ये हुआ था, तो एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि ऐसी लड़की हम नहीं लाना चाहते बहू बना के अपने घर में। ऐसी भी सोच है लोगों में? नहीं, ऐसी सोच बिल्कुल नहीं है। अगर कोई लड़की अगर किसी अपने रिलेटिव पे एलिगेशन लगाती है तो उसको पूरा समाज सपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है। और लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ड्यूअल फेस है समाज का, ड्यूअल फेस है समाज का। बट अगर मैंने आपको ये बताया ना कि जब कैंडल मार्च की बारी आती है कि जो लड़कियां जो डर रही होती है ना, जैसे हम एक वर्क प्लेस पे हैं या फिर हम किसी एक ऐसे प्लेस पे हैं जहां पर हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये मैटर कर दिया तो सोसाइटी क्या कहेगी, तो सोसाइटी एट द एंड ऑफ द डे ड्यूअल फेस लेकर के चलती है। अगर आपने अपने साथ कुछ गलत कर लिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये सोसाइटी कैंडल मार्च लेकर के निकल जाएगी। बट अगर आप बोल रहे हो कि मेरे साथ थाने चलो, तो ये सोसाइटी आपके साथ नहीं जाएगी, वहां आपको स्टैंड लेना है। बट जहां पर ऐसा है, पर ब्लड रिलेटिव है, ब्लड रिलेटिव ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है और आपने, पहली बात तो आपके घर के 4 मेंबर्स आपके साथ खड़े होंगे जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, 4 लोग का आपको इमीडिएट सपोर्ट मिल गया। That's right. है ना? अगर वही घर वाले लोग दब्बू हो, बोले कि दबा दे, क्यों बेइज्जती कर रही है, वहां पर लड़की कमजोर हो जाती है। वहां पर हमने देखा ऐसी भी लड़कियां होती है फिर वो सबको दरकिनार करती है और अपनी लड़ाई अकेले लड़ती है। और जब ऐसे वाले मैटर्स होते हैं ना जहां पर किसी रिलेटिव ने गलत किया होता है या इमीडिएट फैमिली मेंबर ने गलत होता है या फिर ब्लड रिलेटिव ने गलत किया होता है, तो वहां पर पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। सब उसी लड़के के ही अगेंस्ट होते हैं। आइडियली उस लड़के के लिए जीना मुश्किल होता है फिर कि उसकी शादी होने में डिफिकल्टी आती है, बट लड़की की हो जाती है क्योंकि लड़की के साथ जो गलत हुआ है वही तो उसने बताया है ना। तो यानी कि वुमेन को या लड़कियों को आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल। और ये एज फैक्टर, डरना नहीं चाहिए कि मेरा रेपुटेशन, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मेरे साथ गलत हुआ है, बिल्कुल। और जो सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन है वो यंग एज पे बहुत ज्यादा है, एडल्ट एज पे कम है। बट हम जिसकी बात कर रहे हैं जहां पर लड़की बहुत ज्यादा बॉदर करती है वो एडल्ट एज की लड़की है।
कि अगर फैमिली ऐसे मैटर्स देखेंगे जहाँ पर एक किसी कज़न का अपनी कज़न के ऊपर इंक्लिनेशन है, तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आपके मैटर्स सुनने में आएंगे। बट आपको वर्क प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे, पड़ोसी में बहुत आसानी से मिल जाएगा कि ये लड़का इस लड़की का पीछा कर रहा है या परेशानी दे रहा है या कुछ भी एक्सरसाइज कर रहा है। तो उस स्टेज में वो जाकर के कंप्लेंट करो। बिल्कुल ना सोचे कि मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे। मोहल्ले वाले कुछ नहीं सोचेंगे। जब वो लड़का जेल चला जाएगा तो मोहल्ले वाले उसी लड़के को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। तो सोसाइटी डुअल फेस है। सोसाइटी बहती गंगा में हाथ धोती है। जिधर का पल्ला भारी होता है सोसाइटी उधर झुक जाती है। तो वो अपना पाथ बनाए, अपना रोड मैप देखे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने ये जो सुझाव दिया है ना, कई औरतों को शायद स्ट्रेंथ मिले, बिल्कुल कई लड़कियों को स्ट्रेंथ मिले। साइबर क्राइम के केसेस आ रहे हैं जी। अभी इंटरनेट पे अभी AI आ गया है जी, जहाँ पे फोटो है, भाई है, बहन है, एक फोटो में उसको AI के जरिए किसिंग करते हुए दिखाते हैं, है ना। अब क्या है कि ये गंदगी इंटरनेट पे आप किसिंग AI वीडियो ढूंढिएगा ना तो 1 करोड़ वीडियोस मिल जाएंगे। इसका कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई इसके ऊपर सेंसरशिप नहीं है। इनफैक्ट अभी इंडियाज गॉट टैलेंट का भी जो चल रहा है, कुछ भी डार्क ह्यूमर के नाम पे कुछ भी बकवास जोक्स किए जा रहे हैं और हमारे रणवीर अलाहाबादिया जी भी फंसे हुए हैं बुरी तरीके से, है ना। और तो अभी क्या है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है साइबर के जरिए। एक तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो लड़कियां, वुमेन इंटरनेट पे अपनी पिक्चर्स डालती है, फोटोज डालती है, वीडियोस डालती है, उन पिक्चर्स का मिसयूज कई लोग कई प्रकार से करते हैं। कई लोग फेक अकाउंट बनाकर भी उनकी पिक्चर्स को लगा के और दिखाते हैं कि ये मेरा अकाउंट है, नाम बदल के, और उस तरीके से भी मिसयूज होता है। उसके नाम से चैटिंग वैटिंग लड़कों से फिर साइबर क्राइम करना है, पैसे खींचना है, और भी कई प्रकार के मतलब अभी कई लोग ऑब्सिनिटी की बात करें तो फोटोज़ इंटरनेट पे वायरल करने की बात करते हैं, पोस्ट करने की बात करते हैं, बॉयफ्रेंड धमकी देता है या कई लोग धमकी देते हैं। ऐसे केसेस आ रहे हैं क्या आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। जहाँ पर ऐसा होता है कि लड़का और एक लड़की आपस में एक बहुत कॉर्डियल रिलेशन में थे, सब लव एंड अफेक्शन था। लड़की के पेरेंट्स कभी कभार मना कर देते कि भाई हम शादी नहीं करेंगे, जैसे अपने लड़की ने अपने घर वालों को बताया। तो जहाँ पर लड़का जेन्युइनली लड़की से प्यार करता है वो फिर उसको जाने देता है, वो नहीं कहता, वो उसको ब्लैकमेल कभी नहीं करता। उसका यही मेंटालिटी रहती है कि भाई तुम खुश रहो जहाँ भी रहो जी। बट जहाँ पर लड़का अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए या अपने किसी भी अदर इंटरेस्ट के लिए लड़की के साथ में होता है, वहाँ पर वो उसको ब्लैकमेल करता है कि मैं तुम्हारे पर्सनल पिक्चर्स वायरल कर दूंगा। तो कभी भी अगर रिलेशनशिप में अगर कोई भी लड़की है और लड़का अगर उसके साथ न्यूड फोटोग्राफ्स लेने को बोल रहा है, कभी नहीं उसके साथ क्लिक करे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप वीडियो कॉल पे बात करें तो कई बार वीडियो कॉल पे न्यूड्स मंगाए जाते हैं या न्यूड्स को बोला जाता है, वो ना करें। अगेन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अनड्रेस करने के लिए बोलते हैं कि वीडियो कॉल पे आ जाओ, उसको वीडियो कॉल में स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया। बिल्कुल, लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लड़कियों को ध्यान देना चाहिए कि कभी भी कुछ भी ऑनलाइन शेयर नहीं करना है जो कि ऑब्सीन हो। और कोई अगर लड़का अगर आपसे जेन्युइनली प्यार करता है ना तो कभी भी आपको निवस्त्र करने को नहीं बोलेगा। नहीं तो हाँ, वो कम से कम फोटोग्राफ और वीडियो के माध्यम से कभी बनाना नहीं चाहेगा। डेफिनेटली। तो अगर लड़का अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि आपको अनड्रेस होना है या ये सब करना है, तो आप समझ जाओ ये आपके लिए एक रेड अलर्ट है। Correct. उस लड़के को छोड़ दो। और अगर फिर भी अगर लड़के ने अगर किसी भी तरीके से अगर आपकी वीडियोस ले ली है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। लड़के को जेल जाना पड़ेगा। बनाना भी, शेयर करना भी, वायरल करना भी। ओके। इनफैक्ट बनाना इसलिए भी अवॉइड करना चाहिए और अलाउ नहीं करना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि मान लेते हो कि आप ट्रस्ट करते हो लड़के पे, बहुत बढ़िया बात है, और लड़का मान लेते हैं बहुत प्यार भी करता है और अच्छा है। इनकेस उसका मोबाइल हैक हो जाए, इनकेस उसका डेटा ब्रीच हो जाए किसी भी तरीके से, इनकेस उसका फोन कभी रिपेयरिंग के लिए दिया, उस मोबाइल रिपेयरिंग वाले ने फोन का डेटा कॉपी किया और उसमें से वो फोटोज आ गई जहां पे वो लड़की, वो कहीं भी मिसयूज हो सकता है। तो ऐसा कंटेंट परोसना ही क्यों जो कई हाथों में लग सकता है और उससे आपकी छवि धूमिल हो सकती है, आप मेंटली हैरेस हो जाएंगे फिर लंबे समय के लिए। बिल्कुल। तो अगर कोई भी अगर लड़का ऐसा करता है, लेट्स से उसने कर दिया है फॉर एग्जांपल, तो साइबर की कंप्लेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। ओके। आप ऑनलाइन जैसे गूगल पे डालेंगे साइबर कंप्लेंट, आपके नियर बाय का एक लिंक आ जाएगा, आप उस पे जाइए, ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए। वो कंप्लेंट ऑटोमेटिकली आपके नियर बाय थाने में चली जाती है। जैसे आप कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे, विद इन एन आवर आपके जो आईओ आपको अपॉइंट होगा वो आपको कॉल कर लेगा और आपकी इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी। वेरी नाइस। तो अगर इनकेस आपके साथ अगर ऐसा हो गया है तो आप ऑनलाइन साइबर कंप्लेंट कीजिए
और पुलिस आपके डोर स्टेप पे होगी आपको हेल्प करने के लिए। वहां पर आपको किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आइडियली लड़की क्या करती है कि कंप्लेंट करने के बाद में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, इसलिए लड़कों की हिम्मत ज्यादा बढ़ती है जो गलत करते हैं। तो अगर किसी भी लड़के ने अगर आपके साथ गलत किया है तो उसको सजा दिलवाइए, ताकि वो भविष्य में वो और उसके इर्द गिर्द वाले भी अगर ऐसे हैं तो वो इस चीज को रिपीट ना करें। करेक्ट। और लड़कों को क्या मैसेज देना चाहती जो ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं और रखते हैं अपने फोन पे? उनको पता नहीं होता कि वो क्राइम कर रहे हैं, वो लंबा फंस सकते हैं वो जी। उनको लगता है कि मैं धमकी दे रहा हूँ, ब्लैकमेल कर रहा हूँ तो बड़ा इजी बच जाऊंगा, और उनको भरोसा होता है कि लड़की कंप्लेन नहीं करेगी। जी, उनको तो मैं यही कहना चाहूंगी, सुधर जाओ। बचोगे नहीं। मतलब कितने साल के लिए जाएगा अंदर अगर पकड़ा जाए? अच्छे खासे सालों के लिए चले जाएगा, 5-10 साल के लिए जाएगा। 5 से 10 साल? हाँ, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑफेंस, कितने सेक्शंस ऐड होते हुए जा रहे हैं। क्योंकि साइबर के साथ आईपीसी भी तो लगेगा ना, अब तो बीएनएस लगेगा। तो बहुत लंबे जाओगे। तो लड़कों को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी महिला की इज्जत को सरेआम नहीं करना चाहिए। That's right. वो भी किसी के घर की लड़की है, वो भी किसी के घर की बेटी है। आप ये सोचिए ना, आपकी बहन के साथ सेम हो तो आप क्या करेंगे? Correct. तो जब किसी भी महिला के साथ गलत कर रहे हैं, सेम आप एक्सपेक्ट करके देखिए कि आप अपनी बेटी, अपनी बहन के साथ में क्या वो चीज़ ओके है? अगर आप ओके है तो आप करिए, और उसके रेपरकशंस के लिए भी रेडी रहिए फिर, क्योंकि फिर पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी। अब कानून दिन पे दिन बहुत सख्त हो गया है। अब वो कानून नहीं बचा जो आपको छोड़ देगा। कानून आपको कहीं से भी उठा लाएगा, पुलिस आपको कहीं से भी उठा लाएगी। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए। अब तो डीप फेक का भी जमाना है। लोग बॉडी किसी और की, न्यूड बॉडी और फेस किसी और का वीडियो में भी लोग लगा देते हैं, और उसके साथ भी लोग ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं। ये करना आसान है, लेकिन इसको झेलना बहुत टफ है। मतलब वो सिर्फ 5-10 मिनट का गेम है जिस समय आप किसी को ब्लैकमेल कर रहे हो, बट उसके जो रेपरकशंस है ना, वो पुश्ते भुगतती हैं। क्योंकि लेडी ने जिसका नाम ले दिया कंप्लेंट में, कोई नहीं बचेगा। ओके, प्रूफ्स आर देयर। ओके, साइबर सेल है, वो सारा इंटेरोगेट करेगी, आपका आईपी एड्रेस निकाल लेगी, आपकी घर तक वो पहुंच जाएगी, आपके बारे में सब। जिस इंटरनेट को यूज करके ये मैसेजेस भेजे गए हैं वो पकड़े जाते हैं। सब पकड़ा जाता है, एक एक बंदा पकड़ा जाता है। जिनका मोबाइल यूज किया होता है वो भी पकड़े जाते हैं। वो बोलते हैं हमने तो किया ही नहीं था, आपका डिवाइस तो यूज हुआ है ना, सो अल्टीमेटली यू आर द कल्प्रिट। आपका डिवाइस बताओ उस दिन किसने यूज किया, नहीं तो आप भी जाओ। नहीं, आप भी आप अक्यूज्ड हो गए इसमें। अच्छा, आपकी बात नहीं मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। यानी कि लोगों को अपना मोबाइल फोन भी ऐसे ही किसी को नहीं देना चाहिए। किसी भी मीडियम के लिए लोग क्या करते हैं, आइडियली कॉल के लिए दे देते हैं। रैंडमली लोग बोलते हैं मुझे इस नंबर पे कॉल करना है। कभी मत दो अपना मोबाइल। पीसीओ सेंटर इसीलिए बनाए गए हैं कि अगर अब किसी तो को कम हो गया ना इंटरनेट के, मोबाइल के जमाने में। हाँ, फिर भी ऐसे कुछ अभी कॉल सेंटर्स हैं कि जहां पर अगर आप पब्लिक कॉलिंग जाकर के कर सकते हो। कई आईएसडी सेंटर्स हैं। अपना मोबाइल कभी भी आप किसी को मत दीजिए यूज करने के लिए, किसी भी मीडियम के लिए। इंटरनेट नहीं आ रहा, मोबाइल डाउन है, चार्ज नहीं, आप उनको बोलिए मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ मोबाइल चार्ज करने के लिए, बट मैं आपको अपना मोबाइल नहीं दे सकता। क्योंकि अगर उसने कोई भी क्राइम कमिट कर दिया तो आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, आपको अक्यूज्ड बन जाएंगे। तो आप उससे बचिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते मैंने उसकी मदद की थी, हेल्प की थी, उसको जरूरत थी। नहीं, वो मदद काफी भारी पड़ेगी। तो ऐसी मदद से बचना है। करेक्ट जी, करेक्ट। तो अभी वर्क प्लेस पे जो वुमेन है उनको भी कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हाँ, घर से निकल के आती है औरत तो हर जगह ही चैलेंज फेस कर रही है। घर पे भी चैलेंज है, शादी होने के बाद ससुराल में चैलेंज है, जब वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, ऑफिस आती है तो रास्ते में चैलेंज है जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रही है, वहां पे इतने मैन को हैंडल करना पड़ता है, इतने लोगों को फेस करना पड़ता है, उनकी बुरी नज़र को हैंडल करना पड़ता है, उनके बैड टच को हैंडल करना पड़ता है। फिर वो वर्क प्लेस पे आती है, वहां पे लगता है कि अब मेरा अपना वर्क प्लेस है, इन्वायरमेंट अच्छा है, यहाँ पे मैं सेफ हूँ, 8 घंटे के लिए सेफ हूँ। लेकिन कई बार वहां पे भी उनके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशंस बन जाती है। तो आपके पास वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट, हर प्रकार के हैरेसमेंट हो सकते हैं, तो किस प्रकार के हैरेसमेंट के केसेस आपने देखे हैं? मैंने प्राइवेट वर्क प्लेस पे भी देखे हैं और गवर्नमेंट वर्क प्लेस पे भी देखे हैं हैरेसमेंट। प्राइवेट वर्क प्लेस पे और गवर्नमेंट वर्क प्लेस पे मैंने डिफरेंस भी देखा है रिड्रेसल में, कि गवर्नमेंट तंत्र में जो आईसीसी कमेटी है वो फोकस रहती है कि जस्टिस होना चाहिए। ओके। जिसने गलत किया है, अगर लड़की अगर फॉल्स कंप्लेंट कर रही है तो मेक श्योर कि लड़के के साथ गलत ना हो, लड़का ने अगर गलत किया है तो मेक श्योर कि उसको सजा मिले। तो बट मैंने प्राइवेट तंत्र में ये देखा है, स्पेशली अगर मैं कंपनीज की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं वो अपने एम्प्लॉय को बचाने की कोशिश करते हैं और फीमेल को सप्रेस करते रहते हैं कि तुमको गलत लग रहा है, तुम गलत सोच रही हो। अगर किसी महिला को किसी ने छेड़ा है, अगर मुझे कोई व्यक्ति घूर रहा है या किसी महिला को
जो भी व्यक्ति घूर रहा है, तो ये तो मुझे पता है ना कि मुझे वो व्यक्ति घूर रहा है, उसका मैं सबूत कहाँ से लेकर के आऊँ? तो वी हैव सीन केसेस कि जहाँ पर महिला को बैड टच किया जा रहा है। वो अगर अपनी वर्क प्लेस पे अपनी टेबल पे बैठी हुई है तो लड़का जा रहा है उसकी कमर पे टच करते हुए जा रहा है, तो उससे कमिटी में ये बोला जाता है कि किसी और ने देखा था तुम्हारी कमर को टच करते हुए, किसी और ने देखा था तुमको घूरते हुए। तो वहां पर लड़की इवन एविडेंस भी दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट की बात नहीं कर रही है, जो वो वेस्टेड इंटरेस्ट मांग रहा है वो नहीं दे रही है। तो लड़की को परेशान किया जा रहा है, लाइकवाइज उसको ऑड वर्क आउट दे दिए जा रहे हैं, एक ऐसी टीम दे दी जा रही है जो उसके लिए बिल्कुल नहीं है, एक अलग डोमेन दे दिया जा रहा है काम करने का। तो सर्टेन वेज से उस लड़की को परेशान करने की कोशिश की जाती है, और करने वाला वही कल्प्रेट होता है जो उसको तंग कर रहा होता है, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई होती है। राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर कोई भी महिला, क्योंकि आप ये सोचते हैं ना कि महिला कंप्लेंट बहुत मुश्किल से करती है। That's right. हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं बहुत कंप्लेंट्स नहीं आती है। अगर 100 में से एक महिला है जो कंप्लेंट करती है, तो आप उस महिला की आवाज भी दबा रहे हो, तो महिला कहाँ जाएगी? तो कई बार क्या होता है ना, महिला अपनी नौकरी छोड़ के घर बैठ जाती है, समाज ही खराब है, मुझे नहीं करना काम। तो आप ये सोचो ना, आप किस तरफ, किस डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हो। तो प्राइवेट कंपनीज को अपनी आईसीसी कंपनी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, एक अच्छा पैनल होना चाहिए, एक ऐसा पैनल होना चाहिए जो अनबायस्ड हो, और कमेटी में कभी भी वो मेंबर्स ना रखे जो उस बंदे के जानने वाले हो। मतलब जो उसमें कंप्लेनेंट है या जिस पे एलिगेशन लगाया, दोनों का नोन कोई भी उस कमेटी में नहीं होना चाहिए, तभी एक अनबायस्ड रिजल्ट आ पाएगा। और अगर है भी नोन वन, तो आप ये सोच लीजिए कि उस समय आप एक जज की भूमिका में हैं, आपको परमात्मा का दर्जा दिया गया, आप उसके साथ गलत नहीं करेंगे। तो जब हम ये देखते हैं ना कि प्राइवेट कमिटीज में, क्योंकि जब हमारे पास सिविल में मैटर आता है, मोस्टली लड़की FIR कराने आती है, तो हम देखते हैं कि कमिटी ने कुछ किया ही नहीं है। हमने पूछा कि आपने क्या क्या इंटरनल रेमेडीज ली, तो बोलते हैं वहां तो वो मुझे गलत ठहरा रहे थे, तुम गलत हो, रात में बात क्यों करती हो? तो ये तो उसकी पर्सनल लाइफ पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते ना कि वो क्या कर रही है, दैट इज हर पर्सनल लाइफ। या तो आपके वर्क प्लेस पे ये कल्चर ही ना हो कि कोई भी मोबाइल पे बात नहीं करेगा। मोबाइल सील करवा दीजिए, मोबाइल ही आप अपने लॉकर्स में रखवा दीजिए। अगर आपकी वर्क प्लेस पे मोबाइल अलाउड है, तो अगर वो अपनी अगर कोई रीजनेबल बात कर भी रही है, और हमने कई बार देखा है कि लड़की बहुत रीजनेबल बात करती है, जो काम की बात होती है कि कुछ कोई उसका फियांसे है या मे बी घर का कोई है कि लेट हो जाऊंगी, आ जाऊंगी, या कोई भी बात है, कुछ डिस्कशन करना है, तो हमेशा एक मेल काउंटर पार्ट का ये क्यों रहता है कि जो बात तुम अपने घर वालों से कर रही हो, अपने बॉयफ्रेंड से कर रही हो, अपने फियांसे से कर रही हो, वो मेरे से भी करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कलीग्स बोलते हैं मुझसे भी बात करो। मुझसे बात करो। जैसी बात, अगर डेट पे चलो, घूमने चलो मेरे साथ में, अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर सकती हो तो मुझसे बात करने में क्या डिफिकल्टी है? तो ये सब बहुत गलत होता है महिलाओं के साथ में। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे पीड़ित महिला ही है, पीड़ित पुरुष उतना नहीं है जितनी महिला पीड़ित है। पुरुष भी कुछ केसेस हैं पुरुष के भी। हाँ, मैंने वही बोला ना कि ऐसा नहीं है कि पुरुष भी पीड़ित है, लेकिन महिला के जितना नहीं है। एट लार्ज पे महिला ही पीड़ित है। That's right. आपको 10 में से 2 केस पुरुष पीड़ित मिल जाएंगे, लेकिन 8 आपको महिला के ही मिलेंगे। That's right. आप अगर निकालेंगे, अगर किससे निकालेंगे, तो आपको महिलाओं के ज्यादा मिलेंगे, पुरुषों के कम। पुरुषों के भी हैं, बहुत ज्यादा है, हीनियस भी हैं, बट महिला के कंपैरिजन में नहीं है। अगर मैं रेशियो मानूं तो महिला का ज्यादा है, इसीलिए महिला अपनी आवाज बुलंद कर रही है। तो मैं तो उन सबको यही सजेशन देना चाहूंगी कि वर्क प्लेस पे अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आप अपनी आईसीसी कमेटी को इन्फॉर्म कीजिए, देखिए वो क्या कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर चल रही है, वेल एंड गुड। नहीं चल रही है तो आप उस लड़के के अगेंस्ट FIR करवाइए, क्योंकि वी हैव सीन केसेस जहां पर लोगों को नौकरी से निकाला गया है। जिन भी कमिटीज में मैं रही हूँ, आई हैव मेक श्योर कि कभी भी लड़की के साथ गलत ना हो। मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखती हूँ। अगर ऐसी महिलाएं हों जो इस पॉडकास्ट को देख रही हों और वो रिलेट कर पा रही हों, उनको लग रहा हो कि उनकी प्रॉब्लम है जो सुनी नहीं जा रही है, उनको लीगल हेल्प की ज़रूरत है, तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो आप जैसी सक्षम कैपेबल एडवोकेट से काउंसलिंग ले सके, लीगल सजेशंस ले सके? जी हाँ, बिल्कुल। ऑनलाइन, लाइक मेरा ही प्लेटफॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है गूगल के थ्रू। आप क्या अपने बिजी स्केड्यूल से, मुझे पता है आप काफ़ी ऑल ओवर इंडिया के केसेस देखती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वहाँ प्रैक्टिस कर रही है, तो ऑल ओवर स्टेट्स के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के भी केसेस आप रिप्रेजेंट करती हैं, तो क्या कभी ऐसा टाइम आप या तो निकालना चाहती है या निकालती है जहाँ पे महीने में शायद 1 दिन 1 घंटे के लिए कोई ऑनलाइन वेबिनार काइंड ऑफ, जहाँ पे वुमेन अप्रोच करे, या तो ईमेल के माध्यम से आपसे सजेशंस लेना चाहे, या वेबिनार के माध्यम से कनेक्ट करके अपने इश्यूज डिस्कस करना चाहे,
लीगल हेल्प लेना चाहे तो क्या आप दे सकेंगी? हाँ जी बिल्कुल, मैं मेरी ईमेल के माध्यम से मुझे कनेक्ट कर सकती हैं। ओके जी, ईमेल के माध्यम हाँ से। जी। तो आपकी ईमेल आईडी हम इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन पे लगा हाँ देंगे। जी, हाँ जी, इफ दे वांट टू अप्रोच यू, डेफिनेटली दे कैन है ना? अप्रोच मी। जी, तो लीगल हेल्प सबके लिए जस्ट अ कॉल अवे, बट मैं एक सजेशन ये देना चाहूंगी कि गूगल पे अपनी क्वेरी कभी सर्च ना करें। गूगल आपको हमेशा मिसगाइड करेगा। ओके, क्योंकि कई बार क्या करते हैं लोग, जब प्रॉब्लम में होते हैं वो गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल, यूट्यूब। हाँ, बट हमेशा या तो आप किसी ऑथेंटिक एडवोकेट के पास में जाए जिसको एक्सपीरियंस हो, वो आपको एक सही सलाह देगा कि करना क्या है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं मुकदमे बहुत लंबे खिंच रहे हैं, हाँ, बट वो इसलिए खिंचते हैं क्योंकि आप मिसगाइड होते हैं। ओके, तो आप हमेशा एक राइट प्लेटफॉर्म पे जाइए, एक राइट एडवाइस लीजिए, और एक राइट एडवाइस आपको राइट डायरेक्शन में लेकर के जाएगी। नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके श्रद्धा थैंक यू सो मच। और आई होप कि आज जो हमने वुमेन्स डे स्पेशल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वुमेन इशूज के ऊपर हमने डिस्कशन किया है। जी, करोड़ों वुमेन आपके इन एडवाइस को फॉलो कर सकती हैं इंटरनेट के माध्यम से जी, और काफ़ी एम्पावर्ड फील करेंगी जब उन्हें लगेगा उनके इश्यूज के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है जी। और उसका आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि आवाज़ उठाओ। बिल्कुल, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, रेज योर वॉइस। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे, आप इग्नोर करते रहेंगे, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो शोषण कर रहा है उसको एक प्रकार से आप स्ट्रेंथ देते हैं, पावर मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। बिल्कुल, वो फिर बाकियों के साथ भी करेगा। क्योंकि हाँ, जितने भी हमने कल्प्रिट्स देखे ना, जैसे जो हमारे सामने जिन पे एलिगेशन लगता है वो आते हैं, जब हम उनकी हिस्ट्री निकालते हैं तो हमें पता चलता है इनका तो रिकॉर्ड ही यही है। अच्छा, ये लगातार करते ये आ रहे हैं। हैबिचुअल डिफॉल्टर होते हैं। ओके, तो वो एक्चुअली पता है ऐसे लोग के अगेंस्ट महिलाएं कंप्लेंट नहीं करती हैं। हमारे सामने एक केस आया था दैट जिस पे एलिगेशन लगा था, वो एक क्लास 1 ऑफिसर था। तो जब हमने थोड़ा डीप डाउन गया तो हमको पता चला इसने तो कई महिलाओं का शोषण किया हुआ है, बट कोई कंप्लेंट नहीं करती थी इसकी। हाँ, कई केसेस आए हैं। जो बॉलीवुड में मीटू मूवमेंट हुआ था शुरू, हाँ, तो उसमें #मीटू से जब एक ने स्टोरी शुरू की तो फिर इतनी महिलाएं आई और कभी एक बार तो एक पर्सन के खिलाफ बहुत सारी महिलाएं उठ के आने लग गई। हाँ, दैट इज ट्रू। तो लेकिन आपको पता है इसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है, क्योंकि हर किसी को अपनी नौकरी का डर होता है। हाँ, और वो सीनियर होता है। तो अगर नौकरी, और दूसरा मुझे लगता है वुमेन अपनी रेपुटेशन को लेकर भी बड़ी कंसर्न रहती है। रेपुटेशन से ज्यादा नौकरी का मुझे लगा ऐसा। हाँ, मेरा जो एनालिसिस रहा वो ये रहा कि हर कोई फाइनेंशियली एम्पावर्ड होना चाहता है और हर किसी की फाइनेंशियल लायबिलिटीज। तो उसको लगता है कि सीनियर जो शोषण कर रहा है, अगर उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। नौकरी खतरे में आ जाएगी, या तो परेशान करेगा नौकरी करने के लिए, या नौकरी से निकलवाने की कोशिश करेगा, टास्क दे देगा, रिस्पांसिबिलिटी बढ़ा देगा, ऐसा टास्क सरकारी तंत्र में लोड डाल देगा फाइलों का कि सब काम तुम्हें करना है। अच्छा, कई सारे होते हैं तरीके परेशान करने के किसी के लिए। तो इसलिए महिला अवॉइड करती है कि छोड़ो 3-4 साल में ट्रांसफर हो जाएगा इसका। लेकिन उसका अगर 3 साल का रिकॉर्ड निकालते तो 15 सेक्सुअल हैरेसमेंट के मैटर्स होते हैं। माय गॉड। तो महिला का आवाज उठाना बहुत जरूरी है, और महिला के साथ पूरा समाज है। अगर वो अपने साथ में है महिला, तो महिला के साथ फिर हर कोई है। महिला का पूरा समाज साथ देगा, बट आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा और पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा कि आपके साथ लोग खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है। आप अपनी आवाज उठाएंगे, एक आपके साथ कारवां बनता जाएगा। बहुत बढ़िया। भरोसा रखना चाहिए महिला को कि समाज है उसके साथ, अपने ऊपर सबसे पहले, कि मैं जो डिसीजन ले रही हूँ वो ठीक हूँ और मैं अकेले ही पूरे समाज के बराबर हूँ। वेरी नाइस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा श्रद्धा जी आपसे बात करके। सेम है। बहुत अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ है। आई होप वुमेन एम्पावरमेंट में जो आपका कंट्रीब्यूशन है, जिस तरीके से आप उनके हक के लिए लीगल लड़ाई लड़ती हैं, उनको जस्टिस दिलाती हैं, आई विश कि आप इसी तरीके से और महिलाओं को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। और आप जो अपने सक्सेस से महिलाओं को अपने एम्पावरमेंट के साथ, अपने सक्सेस से जो आप मोटिवेट कर रही हैं, तो आपसे मोटिवेटेड होकर लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले कि हाँ भाई, हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपकी भी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है आज के यूथ के लिए, बहुत ज़्यादा, कि कैसे हमने आगे बढ़ना है बिना पीछे देखे हुए। आप बेस्ट एग्जाम्पल हैं इसका। थैंक यू श्रद्धा जी। ऑलराइट एवरीवन, तो इस एपिसोड में इतना ही। आपने एडवोकेट श्रद्धा सक्सेना जी को सुना। वुमेन इश्यूज़ के ऊपर हमने डिस्कस किया और इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि वुमेन तभी स्ट्रांग होगी जब वो खुद के लिए आवाज़ उठाना सीखेगी, आवाज़ उठाएगी।
सोसाइटी में लोगों की ये सोच है, ये धारणा है कि वुमेन वीक हैं, वो डरती है कि उनका रेपुटेशन डाउन ना हो जाए, रेपुटेशन खराब ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए, इसलिए वो आवाज़ नहीं उठाएंगी और उनको दबाया जा सकता है, उनको हैरेस किया जा सकता है सेक्सुअली, मेंटली, फिजिकली। तो ऐसे सिचुएशन में चाहे आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो, चाहे आपके साथ वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम हो रही हो, लोग परेशान कर रहे हो, आपको आवाज़ उठानी चाहिए। तो फिर आप देखेंगे इस तरीके के केसेस कम होंगे। और इस वुमेन डे के अवसर पे मैं सभी वुमेन को ये एडवाइस करना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के जरिए कि आप आवाज़ उठाएं, समाज आपके साथ है, आप अकेली नहीं हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए एग्जाम्पल सेट करें, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल सेट करें कि यू फाउट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर डिग्निटी, फॉर योर हैप्पी लाइफ। और इसी के साथ इस एपिसोड को एंड करते हैं। आई होप यू लाइक्ड आवर एफर्ट टू टॉक अबाउट वुमेन इश्यूज एंड सपोर्ट देम mentally, that there are people who are talking about you, who are thinking to empower you. आपको बस अपने आप पे भरोसा रखने की ज़रूरत है, अपने खुद पे भरोसा करने की ज़रूरत है। बाद में सभी आपके साथ खड़े दिखेंगे। ऑलराइट, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आप समझिए आपके आसपास में कई वुमेन होंगे जो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स से जूझ रही होंगी। ओवर 90% वुमेन फेस दिस इश्यूज एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ थ्रू आउट, फ्रॉम चाइल्डहुड टू एनी एज। तो इस वीडियो को जब आप शेयर करते हैं तो उनको कई नॉलेज मिलेंगे। तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, सबके साथ शेयर करें। सबके लिए एक अवेकनिंग सजेशन है। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। आपके सजेशंस का, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडवोकेट श्रद्धा सक्सेना जी की ईमेल आईडी डाल दी है। अगर आपको उनसे कोई भी लीगल हेल्प या लीगल सजेशंस की ज़रूरत हो, शी विल बी more than happy to help you and reply you. I hope आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिले और थोड़ा सा एक मेंटल सपोर्ट आपको प्राप्त हो इस वीडियो से। और तो अगर आपको इस प्रकार के और वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से मैं अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस और सजेशंस इस पॉडकास्ट के माध्यम से लाता रहूँगा। जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जस्ट कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।